गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मेरे साथ हैं मोहम्मद शुएब, मेरे साथ है सबीन फारूक। गुड मॉर्निंग। राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहते हैं खुश आमदीद। एक नई एनर्जी के साथ करते हैं इस दिन का आगाज। और सबसे पहले करते हैं आपसे एक सवाल, और सवाल है कि हम सबसे ज्यादा फॉर ग्रांटेड किस चीज को लेते हैं। तो दैट्स क्वेश्चन इज फ्रॉम यू एज वेल। मुझे ऐसा लगता है कि सबसे ज़्यादा फॉर ग्रांटेड हम अपनी हेल्थ को लेते हैं। ट्रू, दैट्स या वेरी ट्रू। आई एम हम श्योर कहते हैं हमारे पास पैसा हो, हमारे पास सब कुछ हो, बट हम ये नहीं सोचते कि हमारे पास सेहत नहीं है तो हमारे पास कुछ नहीं है। हम ये कर लें, हम वो कर लें, हम ये हासिल कर लें, हम वो हासिल कर लें, ये डिग्री, वो स्किल, वो कोर्स, ये अचीवमेंट, इस जगह पर पहुंच जाना, ये गाड़ी, इतना बैंक बैलेंस, वो फॉरेन ट्रिप एंड एवरीथिंग, इस सब की तो प्लानिंग हो रही होती है, इस सब पे इन्वेस्ट भी कर रहे होते हैं, इस सब के लिए वक्त भी निकाल रहे होते हैं। लेकिन वक्त अगर हम नहीं निकाल रहे तो अपने आप के लिए नहीं निकाल रहे, अपने ऊपर इन्वेस्ट हम नहीं कर रहे। क्या हम सब वॉक कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं? और स्पेशली वो जिनको डॉक्टर्स ने कहा कि भाई आपको तो लाजमी करनी चाहिए, क्या वो लोग कर रहे हैं? स्पेशली वो लोग जो 9 to 5 जॉब करते हैं, क्या आप हर 1-2 घंटे के बाद एक छोटी सी ब्रेक लेकर अपने आप को स्ट्रेचिंग की तरफ लेकर जाते हैं? नहीं लेकर जाते? होता क्या है? सबसे इम्पोर्टेंट बात शुएब कि क्या आप अपने आप को मेंटली सही रखते हैं कि नहीं रखते? क्योंकि हर वक्त आप ठीक है, आप वॉक भी कर रहे हैं, आप एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी फिजिकल हेल्थ के लिए, बट एट द सेम टाइम उसी वक्त ही आपके दिमाग में हज़ार थॉट्स और चल रही हैं, आपने अपनी थॉट्स को अलाइन नहीं किया हुआ। सो हाउ इज़ इट पॉसिबल कि आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी ओवरऑल, आपकी हेल्थ कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ कर रही होगी, एंड ये इसकी रियलाइजेशन हम सबको नहीं हो पा रही होती है। दैट्स ट्रू। और ये रियलाइजेशन हमने आपको करानी है, इसके लिए हमारा ये शो भी है, जिसके लिए हम बहुत से सेगमेंट्स लेकर आते हैं, बहुत से ऐसे मेहमानों से आपको मुलाकात कराते हैं, उनकी स्टोरीज आप तक पहुंचाते हैं, उनकी अपनी स्ट्रगल आप तक हम पहुंचाते हैं कि कैसे हम उनसे सीख सकते हैं। और जब सीखने की बात है ना, तो हमें अपने आसपास, अपने माहौल में, अपने जान पहचान वाले लोगों से बहुत कुछ सीखने को मिल रहा होता है। अगर हम ज़रा सी अटेंशन दें, ज़रा सा फोकस करें, तो वी लर्न सो मच। समटाइम्स यू लर्न बाय ट्रेवल, sometimes you learn by meeting new people, sometimes you learn by listening to the stories. तो it depends on you कि आप कैसे सीख रहे हैं, आप कैसे उस चीज़ को learn कर रहे हैं, आपको क्या चीज़ अच्छी लगती है, आपको क्या चीज़ खुश करती है। Absolutely. लेकिन हमारा जो आज का टॉपिक था वो था हेल्थ। प्लीज़ इस पर आपने फोकस भी करना है, इसमें आपको इन्वेस्ट भी करना है, क्योंकि अगर आप हेल्दी होंगे तो सबसे पहले तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र कि हम सब हेल्दी हैं। लेकिन एक्चुअल हमें हेल्दी होना है। हेल्दी होने से मुराद मेरी ये है कि हम अक्सर अपने आप को फॉर ग्रांटेड इस तरीके से लेते हैं कि अच्छा ये तकलीफ है, नहीं नहीं ये तो वैसे मसल पुल हो गया होगा, ये तो वैसी पेन है, अच्छा ये तो वैसे मैं लेथार्जिक हो रहा हूँ। सो प्लीज़ डोंट डू दैट। अपने आप पर ध्यान दें। ज़रा सा अगर आपको लगे कि कोई गड़बड़ हो रही है तो प्लीज़ गेट योरसेल्फ चेक्ड। और आपको आपकी बॉडी रिस्पॉन्ड कर रही होती है, वो आपको बॉडी बता रही आपको होती अलार्म है, दे रही होती वो है, दे रही होती है आपको सिग्नल्स, आपको साइंस दे रही होती है कि नहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ ज़रूर है। सो कहीं ना कहीं जहाँ पर आपको ये चीज़ लगे कि नहीं कुछ गलत हो रहा है, कुछ ठीक नहीं है, कुछ अनयूजुअल है, तो वहीं पर जाएं, अपने टेस्ट करवाएं। बहुत इंपॉर्टेंट है, अपनी हेल्थ को फॉर ग्रांटेड ना लें। खुश रहें, इर्द गिर्द के लोगों का भी ख्याल रखें। बाजू का तो होता है ठीक है अपना ख्याल, लेकिन जो साथ वाले लोग हैं वो अपनी हेल्थ को फॉर ग्रांटेड ले रहे होते हैं, तो उनको भी रिमाइंड करवाना है। एट द सेम टाइम अगर आप कोई एक ऐसा शख्स है, अगर वो किसी बीमारी में मुब्तला हो गया है, हम अक्सर देख रहे होते हैं ना, हम उससे दूरी इख्तियार कर लेते हैं, या हम बाज़ औक़ात ये करते हैं कि उसके साथ उससे ज़्यादा स्ट्रेस लेकर बैठ जाते हैं। सो ऑब्वियसली ये चीज़ें जो भी बीमार है, साथ जो भी पेशेंट है, उसके ऊपर एक बहुत बुरा इम्पैक्ट लेके आती है। सारी बात करने का एक मकसद था कि आज हमारे प्रोग्राम में कुछ ऐसे ही मेहमान मौजूद होंगे जिनसे हमने इससे मुतालिक बात भी करनी है, और उनसे हम किस तरीके से मोटिवेट हो सकते हैं, उनकी ज़िंदगी कितनी ज़्यादा मुतासिर हुई और कैसे उन्होंने उसको एक चैलेंज समझ के कबूल किया और कहा कि नहीं मैं लड़ूंगा इससे और मैं आगे बढ़ूंगा और मैं अपने आप को वापस एक हेल्दी लाइफ की तरफ लेकर जाऊंगा। इस पर करेंगे बात, लेकिन इस ब्रेक के बाद रहिए हमारे साथ। ये है राइजिंग पाकिस्तान। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। एक थॉट प्रोसेस ये होता है कि अच्छा मैं एक काम करूं, फोकस से करूं, यही मेरा पैशन है, यही मेरा प्रोफेशन है और इसी में मुझे आगे जाना है। ऑलराइट, फिर एक स्कूल ऑफ थॉट ये होता है कि नहीं मुझे लगता है कि मैं ये भी कर सकता हूं और ये भी कर सकता हूं और ये भी कर सकता हूं, या मैं ये कर रहा हूं, ये करना चाहता हूं और ये मैं कर सकता हूं। सो डिफरेंट थॉट प्रोसेस के साथ लोग जी रहे होते हैं। थॉट प्रोसेस के बाद एक आर्ट भी होता है, वो ये कि जब आपको पता है कि आप ये काम कर सकते हैं, तो आप उस सबको बहुत अच्छे तरीके से लेकर चल रहे हो
ये एक आर्ट है और ये बड़े कम Absolutely. लोगों में हमने देखा है, क्योंकि हमने अक्सर देखा है ना, 2 कश्तियों में सवार हो गए तो ये पुराना स्कूल ऑफ थॉट है ना, 2 कश्तियों में सवार क्या डूब होता है, जाते 2 हैं। कश्तियों में डूब जाते हैं, हाँ, और नहीं और क्या उड़ जाते हैं, डूब जाए कश्ती है। नहीं मैं मुहावरा याद करती कि गिर जाते हैं क्या डूब जाते हैं, 2 कश्तियों में सवार हो गए तो डूब जाएगा, ये मुहावरा जो है सारे के हम सुनते हुए आ रहे थे। बट एट द सेम टाइम अब लोग जो हमने देखा है वो बड़े अच्छे तरीके से चीज़ों को मैनेज कर रहे होते हैं, और एक ये नहीं कि मतलब चीज़ कर दी तो कर दी, उनका मतलब बड़ा एक अच्छी ग्रिप होती है उस चीज़ Absolutely. के ऊपर, वो सीखते हैं, मेहनत करते हैं एंड देन उससे बहुत अच्छा अर्न करते हैं। एब्सोल्युटली। अच्छा सबीन, हम अगर फॉर एग्जांपल मॉडलिंग, एक्टिंग की बात करें, डायरेक्शन, प्रोडक्शन, चलो ये तो इंटरलिंक फील्ड्स हमें नजर आती हैं, लेकिन अब कुछ ऐसी फील्ड्स हैं जिनका आपस में कोई ताल्लुक नहीं होता। फॉर कोई एग्जांपल लॉयर हो, हाँ, कोई क्रिमिनल लॉयर हो, हाँ, और फिर आप ये सोचें कि वो फिल्म बना देगा, आई मीन ये बना देगी, दैट्स अमेजिंग। और ये हो रहा है, जिन्होंने किया हम उनसे आपकी मुलाकात कराएंगे कि एट द सेम टाइम से क्रिमिनल लॉयर, बड़ा अच्छा उनका काम है, इस फील्ड में प्रैक्टिस कर रही हैं। उसके साथ साथ सबीना, आपने कहा कि वो प्रोड्यूसर भी हैं, और जिस तरीके से उन्होंने फिल्म प्रोड्यूस की, उम्र है यार, आपको याद भी होगा इतनी ज़बरदस्त फिल्म प्रोड्यूस हुई थी, बड़ा अच्छा बिजनेस किया उसने, ना सिर्फ पाकिस्तान में, सुपर हिट फिल्म गई है, और वीएफएक्स पे जिस तरीके से पाकिस्तान में काम हुआ तो हम सब ने बड़ा उसको एडमायर भी किया। हमें ज्वाइन कर चुकी हैं हुमा जमील बाबर साहिबा। मैं लॉयर को या प्रोड्यूसर को मैंने मल्टीटास्कर कह देता हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। थैंक यू सो मच फॉर सच अ डिफरेंट इंट्रो। आप ज़्यादा क्या एंजॉय करती हैं एज अ लॉयर अपनी लाइफ को, या एज अ प्रोड्यूसर? आई थिंक दोनों को मैंने बहुत इंजॉय किया। लॉ जो है वो मेरा एक पैशन, आप कह दो कि वो था स्टार्ट से, बट क्या प्रोडक्शन आपका पैशन नहीं था? आई थिंक मैं वो स्कूल यूनिवर्सिटी में स्टार्ट से मैंने परफॉर्म करना और वो एक चीज़ थी, बट मुझे लगता है कि लोगों इस वक्त जो द बेस्ट वे टू प्रीच, वो मुझे लगता है कि फिल्म मेकिंग है या थ्रू मीडिया है। That's true. जितने भी हम आप कह लो कि मसाइल हैं हमारे Visual medium बड़ा सोसाइटी में, वो important है। विजुअल मेकिंग में आप सॉफ्ट मैसेज बहुत आसानी से लोगों को दे सकते हैं। सो मैं दोनों को बहुत इंजॉय किया, बट ऑब्वियसली आर्ट तो फिर आर्ट है, उसमें तो आपकी अनलिमिटेड फ्रीडम है, आप जो मर्जी और क्रिएट जब तक आप इसे एंजॉय नहीं करते, वैसे तो कोई काम ऐसा नहीं है जो आप एंजॉय के बगैर ना कर सकते। समटाइम्स कुछ काम आप कर लेते हैं, बट ये काम बिल्कुल नहीं कर सकते अनलेस यू एंजॉय। लेकिन उमर, शिफ्ट करना आसान होता है? एक मतलब आप हर फील्ड में, लेट्स सपोज हम यहाँ पे बैठे तो हम एक सर्टेन कैरेक्टर में, ठीक है, हम घर जाते हैं हम एक डिफरेंट कैरेक्टर में होते हैं, सो मतलब वो कोर्ट का एक कैरेक्टर एंड देन प्रोडक्शन का, सो किस तरह से शिफ्ट करना मुश्किल या आसान होता अच्छा, है? लाइक फॉर मी कोर्ट रूम इज ऑल्सो अ स्टेज, you Okay. know, a lawyer has to perform over there, so he has to present his case. So transition तो नहीं, क्योंकि जब मैंने डिसाइड किया कि मैं आई एम गोइंग टू गो फॉर अ फिल्म बिजनेस, सो उस वक्त मेरी बहुत, आप कह दो कि आई वाज इन माय प्रोफेशन, आई वाज ऑन पीक एट दैट टाइम, बिकॉज मेरे 10 years हो चुके थे लॉ प्रोफेशन में। सो जब ये ट्रांजिशन हुई, सो ऑब्वियसली ये एक स्टार्ट था, उस पर वो एक जो आप कह दो ना कि एक स्टार्ट वाली आपको पूरी वो मेहनत चाहिए होती है, और वो एक बहुत लर्निंग प्रोसेस बहुत ज़्यादा था। फिर इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके उस तरह से उस वक्त फैसिलिटीज़ नहीं थी, फिर हमें बहुत ज़्यादा जो है डिफरेंट कंट्री से बहुत सारे हमें रिसोर्सेज लाना पड़े, तो ऑब्वियसली इट वाज अ ग्रेट डील फॉर अस। सो अब तो माशाल्लाह पंजाब गवर्नमेंट ने काफ़ी इनिशिएटिव्स अनाउंस किए हैं, एंड अभी लास्ट टाइम भी मरियम साहिबा से हमारी मीटिंग थी, तो दे आर डूइंग वेरी वेल फॉर द फिल्म मेकिंग, एंड दे आर गोइंग टू अनाउंस सम इनिशिएटिव्स वेरी सून। अच्छा, सो थोड़ा टीजर देना, क्या क्या होने वाला है? आई थिंक वो वही ज़्यादा बताएंगी कि वो क्या अभी है, लेकिन बस अभी डिस्कशंस हो It रही is हैं। something about the revival of this? एग्जैक्टली, आई थिंक दे वांट टू दैट के सिनेमा इंडस्ट्री ग्रो करे। Okay, और उसके लिए कुछ इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं। एग्जैक्टली, दे आर That's इन great. प्रोग्रेस आई थिंक, एंड होपफुली दे विल अनाउंस इट सून। सो अगर मैं ये कहूँ तो मैं हमेशा सोचती थी, अच्छा यार ये ऐसे केसेस हैं, रेप हो गया, मर्डर हो गया, डोमेस्टिक वायलेंस है, सो अक्सर अगर आप बच्चों से भी देखें तो वो ज़्यादातर जो जुवेनाइल क्राइम्स होते थे, वो या तो उन्होंने किसी गेमिंग ऐप से सीखा होता था, या किसी फिल्म से उन्होंने वो वारदात का तरीका से सीखा होता था। सो वहाँ से भी एक मुझे था कि यार कुछ होना चाहिए कि जहाँ से सॉफ्ट मैसेजेस जाएं। यहाँ रुकिएगा ज़रा, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट आपने की है कि कुछ केसेस देखते हुए आपको अंदाज़ा हुआ कि ये जो क्रिमिनल माइंड होता है, जिसमें दो बातें आपने ऐड की, एक किसी फिल्म को देखकर, दूसरा किसी गेम को। मैं इसलिए भी सवाल रख रहा हूँ कि आजकल हमारे बच्चे जो गेम्स खेल रहे हैं, कुछ गेम्स ऐसे हैं कि लिटरली जब उनके मुतालिक हम पढ़ते हैं तो हम बच्चों को रोकते हैं कि आपने ये गेम नहीं खेलनी। एग्जैक्टली। तो जो आपने बात की बड़ी इंपॉर्टेंट है उन तमाम पेरेंट्स के लिए भी जिनको पता है कि घर में बच्चे गेम्स खेल रहे हैं मोबाइल फ़ोन पे, कई घंटों वो गेम्स खेल रहे हैं।
वो कितना डैमेज कर सकता है उनकी पर्सनैलिटी को, उनके सोचने के अंदाज को। एग्जैक्टली। और अभी अगर आप देखें जितनी भी हमारे नेबर कंट्रीज़ की मूवीज़ देख लें, जितनी भी उनकी हाईएस्ट ग्रोसिंग बॉक्स ऑफिस जा रही हैं, उसमें क्या है, उसमें आपको या तो मार धाड़ मिलेगी या मर्डर्स मिलेंगे या वो एक गुंडे पे मबनी बहुत ही फिल्म है अनरियलिस्टिक और बहुत ही मतलब अनरियलिस्टिक के अलावा में मैसेज किया जा रहा है। सो जो हमारे बच्चे भी है ना वो फिर उसको इंस्पायर करते हैं, चाहे गुंडा बनना या एक किसी का मर्डर करना, इट्स वेरी वर्थ टू डू थिंग। वहाँ पर भी अक्सर जो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ होती हैं वो वाकई बाद में जब पता चलता है कि वो फलानी मूवी से उसकी इंस्पिरेशन ली थी और वहाँ पर क्राइम रेट भी इस वजह से हम ज़्यादा देख रहे होते हैं इस पर्सपेक्टिव से। तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है हमें कि हम एक तो अपनी जो हमारी ट्रेडिशनल चीज़ें हैं उनको मैं कहूँ कि बड़े पर्दे पे लेके आएँ, और दूसरा फिर हमारे मैं एक क्यू में खड़ी हुई थी, एक मैं नाम नहीं लूँगी फूड चेन की क्यू पे, तो एक उधर फादर ने एक बेबी को उठाया था, उनकी बेटी थी छोटी 3-4 साल की होगी, तो वो उससे बार बार पूछ रहे थे आपने बड़े होके क्या बनना है, आपके बड़े होके क्या बनना है, तो वो उसका जवाब बड़ा इंटरेस्टिंग था कि आई वांट टू बी अ स्पाइडरमैन। सो एक तो क्योंकि बच्चे जो है ना वो आपके अपने करेक्टर्स को वो करते हैं कि विजुअलाइज करते हैं, ओके दिस इज समथिंग आई वांट टू बी। सो एक तो ये चीज़ थी कि हमारा जो फर्स्ट प्रोजेक्ट था उम्रू यार, मैं आपको कहूँ कि एक तो अपने रीजनल करेक्टर्स को लेके आना, वो कहानियाँ जो हमने बचपन में सुनी है हमारे बच्चों को पता होना चाहिए, हमारी अपनी कोई आइडेंटिटी होनी चाहिए इंस्टेड ऑफ सुपरमैन, बैटमैन, स्टफ लाइक दैट। सो एक तो मैं कहूँ बहुत सारे फैक्टर्स थे प्रोडक्शन में आने के, बट दिस इज़ आल्सो मेन फैक्टर फॉर मी कि हम कुछ अपनी नई चीज़, प्यार मोहब्बत, ये जो हमारा एक टिपिकल रोमांटिक स्टफ चलता है, उसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ें भी आनी चाहिए। ओब्वियसली इट वाज आप कह दो कि मेरे लिए एक नई चीज़ थी, हम सब के लिए मैं कहूँगी नई चीज़ थी, इस पे तजुर्बा था एक ये बहुत बड़ा और बहुत अच्छा रहा, और इंशाल्लाह वी आर डूइंग टू डू मोर एंड मोर स्टफ। अच्छा, कुछ नया आ रहा है? या इंशाल्लाह। क्या नया आ रहा है? नया आ रहा है जो इससे भी बड़ा होगा और अच्छा होगा, होपफुली जो हमने कुछ मिस किया या हम जो इससे बेहतर कर सकते हैं वो आएगा। नहीं, वो उम्रो यार से जुड़ा हुआ ही कुछ आ रहा है? उसी का कोई पार्ट 2 तो नहीं आ रहा? नहीं, पार्ट 2 तो नहीं मैं कहूँगी, बट काइंड ऑफ स्टफ यू कैन से कि कुछ आ रहा है, लेकिन कुछ बड़ा आ रहा है। अभी आप नहीं कर जो उसमें थे? ये तो मैं क्यों बताऊँ? अच्छा, आपने मेरे से सारा कुछ पूछ लेना। अच्छा चलिए ये बताना, कुछ कैरेक्टर्स हैं जो कि हमें दोबारा नजर आएंगे उसी में से? इट डिपेंड्स ऑन डायरेक्टर, अभी तो खैर स्क्रिप्ट डेवलपमेंट में चीज चल रही है। अच्छा, अभी तक प्रोडक्शन में नहीं गई? मतलब प्री प्रोडक्शन डेवलपमेंट, सो ऑब्वियसली इट विल टेक टाइम, और उसमें बहुत आप कह दो कि काफी फॉरेन प्रोडक्शन भी इन्वॉल्व है। किसकी है कास्ट करने की? Obviously, it's a sole होता है discretion of ना, last director. Usman was a very good choice. It was sole discretion of director. Being a producer, मेरा ये होता है कि obviously I can provide my best. और जहाँ पे मैं जो भी फिल्म के लिए अच्छा हो सके मैं करूँ। So obviously हमने जो कहते हैं ना जिसका काम उसी को साजे, तो ये भी होता है कि मेरा कोशिश होती है कि जो जिसका काम है मैं उसके काम में टांग ना अड़ाऊँ। हाँ, सजेशंस आई कैन मेक सजेशंस, बट इट्स अ टोटल फ्रीडम इन माय। आई थिंक इट्स अ गुड थिंग, और शायद यही सीक्रेट भी है उम्रो यार की कामयाबी की। स्टोरी बहुत अच्छी, बट एट द सेम टाइम डायरेक्टर को एक फुल हैंड देना, उनको एक आपने एक लेवरेज दे दी कि भाई आप अपना काम करें, एक स्पेस दे दी, तो ऑब्वियसली वो बेस्ट हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली एक चीज़ है कि हमारे यहाँ एक तो अच्छे कमर्शियल डायरेक्टर्स की बहुत कमी है। एक तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है। देखिए, सिनेमा आपकी टिकट के पैसे भी तब कम करेगा जब आपके पास कंटेंट है। लोग मूवी भी तब देखने आएंगे जब आपके पास कंटेंट है। ठीक है, और अगर आप वही टिपिकल ड्रामा टाइप काइंड ऑफ मूवीज बनाएंगे तो लोग कभी भी 200 रुपया दे के भी नहीं आएंगे। वो ना टाइम, मतलब टाइम इज मनी। पैसा तो एक अलग चीज़ है, बट टाइम इज मनी। तो इवन लोग पैसे भर के भी जाते हैं, आधे अभी मूवी के 2-3 सीन चलते हैं वो उठ के आ जाते हैं। फिल्म को फिल्म लगना चाहिए, फिल्म को फिल्म लगना चाहिए। जो इस वक्त सबसे बड़ा मुझे भी चैलेंज फेस हो रहा है, आई वांट टू मेक मूवीज, आई वांट टू डू द स्टफ, बट अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ बहुत शाज़ो नादिर, बहुत कम लोग हैं जो कमर्शियल सिनेमा में काम कर रहे हैं। और ये एक बहुत बड़ा आप कह दो कि चैलेंज है मेरे लिए भी कि पीपल डोंट वांट टू टेक रिस्क। अगर आप बजट भी दे रहे हैं, अगर आप कह रहे हैं मुझे ये गोल अचीव करना है, अक्सर मुझे सुनने को मिलता है नहीं ये पाकिस्तान में नहीं बन सकता, ये पाकिस्तान में हो ही नहीं सकता। आप अच्छा, पैसे ये जाया एक हो बड़ा जाएंगे। मसला है ना, कोई बात कर दो सही, ये पाकिस्तान है, यहाँ नहीं होगा। आई मीन प्लीज सोचो तो हमें सबको बाहर निकलना चाहिए। Exactly. और इवन के जब मुझे याद है मैं फर्स्ट उम्रो यार के लिए जब हमारी चल रही थी, प्री प्रोडक्शन चल रही थी, हम काफ़ी मैं डायरेक्टर से भी मिली, काफ़ी बिग जो हमारे स्टार्स माने जाते हैं एक्टर्स, उनसे भी मैं मिली। मुझे एक ही जवाब आता था
नहीं ये तो पाकिस्तान में हो ही नहीं सकता, ये तो बन ही नहीं सकता, इवन आप ऐसा करें, ऐसा ये पहले बना के ले आएं फिर हम सोचेंगे। सो लाइक मुझे ये लगता है कि एक तो हमारे में करेज नहीं है कुछ नया करने की, हम एक तो आप कह दो उनको इजी गोइंग थिंग्स, हम कुछ नया अपने कंफर्ट जोन से नहीं निकलना लेट्स नॉट रीइन्वेंट द व्हील, बस जो चल रहा है वो करते रहते हैं। हमारे पास एग्जांपल्स भी है ना, देखें एग्जांपल्स, उम्रो यार ने कितना अच्छा बिजनेस किया, मौला जट हमारी कितनी जबरदस्त वो फिल्म रही है। जट ने तो अगर ये कर सकते हैं, ये हो सकता है, तो फिर बाकी क्यों नहीं कर सकते? ये तो सिर्फ आपके अंदर की बात है ना। आई डोंट नो कि ये चीज़ क्यों है अनफॉर्चुनेटली, बट ये चीज़ है और मैं बहुत चाहती हूँ कि हमारी गवर्नमेंट की तरफ से कुछ ये इनिशिएटिव ज़रूर लिया जाए कि हम कोई नए डायरेक्टर्स, कमर्शियल सिनेमा के डायरेक्टर्स के ऊपर कोई उनकी इन्वेस्ट करें, कोई उनकी आप कह दो कि फॉरेन इंटर्नशिप्स अनाउंस होनी चाहिए, ट्रेनिंग्स होनी चाहिए, बिकॉज दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपका सिनेमा या आप कह दो कि आपकी कोई भी फिल्म तब तक नहीं उस लेवल पे पहुंच सकती जब तक के पास आपका वो विजन जो बंदा रखता है, जो बन सकता है, वो है नहीं है। लेकिन अच्छा हुमा, यहाँ पे ये भी होता है कि वाकई अभी जो हमारी कुछ फिल्म्स है वो उस तरह से बिजनेस नहीं कर पा रही होती हैं जो कि एक्चुअली होना चाहिए। तो शायद इतना पैसा इन्वेस्ट करते हुए भी प्रोड्यूसर्स काफ़ी सोच रहे होते हैं कि हम इन्वेस्ट करें ना करें। कि उम्र यार से पहले आपके माइंड में भी कहीं ना कहीं ये था कि शायद फिल्म ना चले, बिकॉज हम बहुत सारी फिल्म्स कोई एक आध हिट हो जाती है, मौला जट हमने देखी है, कोई और हो गई होगी, बट वो वाला बिजनेस नहीं कर पाती जो कि एक प्रोड्यूसर के माइंड में होता है। अच्छा इसका मैं आपको ये कहूँगी कि जैसे मैंने कहा मैं काफ़ी पहले भी डायरेक्टर से मिली, तो हमारे यहाँ ना एक डायरेक्टर्स का आप कह दो कि लिमिट है कि लाइक इतने करोड़ की फिल्म बनानी है, इससे ऊपर नहीं बनानी, क्योंकि ये सेफ रहेगा और ये अगर एक मतलब इतने बंदे रेगुलर सिनेमा जा रहे हैं और वो एक दफ़ा भी मूवी देखेंगे तो हमने जो बजट लगाया है वो रिकवर हो जाएगा। सही। इससे ऊपर जब फिल्म नहीं बनेगी, क्वालिटी कैमरा नहीं होगा, क्वालिटी आर्ट डायरेक्शन नहीं होगी, ठीक है, स्टंट डायरेक्टर ऑब्वियसली वो कॉम्प्रोमाइज्ड है, और फिर वो अपना जो पैसा है, छोटी जो मैं कहूँगी छोटे बजट की मूवीज़ आती हैं वो फिर रिकवर कर लेती हैं उस हवाले से अगर हम देखें। बट अब जो सिनेरियो जा रहा है अब तो वो भी नहीं हो रहा। वो इसलिए नहीं हो रहा, जैसे मैंने कहा कि एक तो डायरेक्टर्स की बहुत ज़्यादा कमी है। देखिए लोग पैसा लगाना चाहते हैं, लोग रियल एस्टेट पे भी पैसा लगाते हैं, मैं बहुत सारे बिजनेसमैन से मिली हूँ जिनको शौक है लगाने का, बट दे आर रिलक्टेंट इन आवर फिल्म इंडस्ट्री बिकॉज आपको कोई रिटर्न नहीं मिल रहा उस तरह से। इट डजंट मैटर के सिनेमा की जो वो टिकट प्राइसेस हैं वो हाई हैं, या देखें आप सब अफोर्ड कर रहे होते हैं, हमारे यहाँ मैटर करता है, बहुत मैटर करता है कंटेंट, बहुत मैटर। देखें मौला जट क्यों चली है, मैं आपसे क्वेश्चन करती हूँ, मौला जट की आप टिकट प्राइस देखें, क्या वो उस तरह था? लेकिन वो नहीं था, डायरेक्शन थी, मतलब उसके तमाम देन एक्टर्स से वो एक्टिंग करवाना, वो उन एक्टर्स से जिनके मुंह से हम पंजाबी में लगता था कभी नहीं सुन सकेंगे, बट द वे दे दे परफॉर्म्ड, Exactly. So content matters. ये एक सिर्फ करना कि ये एक बंदे की नहीं, ये पूरी इंडस्ट्री की एक फुल रिस्पांसिबिलिटी है। एग्जैक्टली, उसकी जिम्मेदारी भी है, और उस तरीके से अगर कोई एक पार्ट पे नेग्लिजेंस होती है तो उसका इम्पैक्ट पूरे सिस्टम पे आ रहा होता है। अच्छा, थोड़ी सी बात हम आपके एज अ लॉयर प्रोफेशन पे भी करेंगे। कितने फीसद ऐसे केसेस हैं हुमा जिस पे आपको लगा हो कि ये मैं जिसको रिप्रेजेंट कर रही हूँ ना, ये बंदा ठीक नहीं है, लेकिन जो कि क्लाइंट है वो करना पड़ेगा, और आपने किया हो? अच्छा, जब कोई केस आता है ना, आप कह लो कि लॉयर्स के पास, तो वैसे तो 6 सेंसेस होती हैं, आई थिंक उनकी 12 सेंसेस होती है, उनको पहले रडार ऑन हो जाता है, अच्छा ये इसने किया या नहीं किया, वो तो आपको पता चल जाता है। सो इट्स अप टू यू कि आपने फिर लेके चलना नहीं है। बहुत शाज़ नादिर हो आपको जाके शायद बीच में कहीं पता चल जाए कि अच्छा इसने किया था और मेरे से झूठ बोला है, वट एवर, बट आई थिंक अगर किसी ने किया भी है तो उसका भी राइट है वो खुद को रिप्रेजेंट करे। इसीलिए मैंने सवाल किया आपसे कि आप क्लाइंट के तौर पे लेकर चलना हाँ, नहीं, अभी फॉर एग्जांपल मैं एक स्टेट केस था, सो उसमें एक बंदे ने मर्डर किया था एंड ही एक्सेप्टेड इन कोर्ट, उसने अपनी कन्फेशन स्टेटमेंट दी कि यस मैंने मर्डर किया है, बट अब क्योंकि वो स्टेट केस था और मुझे दिया गया था तो मुझे वो लेके चलना था। सो आई नो कि अब उसको कैसे लेके चलना है, ऑब्वियसली उसने क्राइम भी किया, उसको उसकी सज़ा भी मिलनी चाहिए, बट अब वो क्या सर्कमस्टांसिस थे, आया दैट वाज इन सेल्फ डिफेंस, आया दैट वाज फॉर व्हाट पर्पस, और तो वो फिर डिपेंड करता है। बाज़ दफ़ा क्राइम हुआ होता है लेकिन वो किस सिचुएशन में हुआ हुआ है, वो अपने आप को बचाने की सिचुएशन में हुआ हुआ है, उसकी कितनी सज़ा उसको मिलनी चाहिए, सो ये डिपेंड करता है। सो ऑब्वियसली आप कह दो कि एक मज़े की चीज़ है कि आप डेली एक पजल सॉल्व कर रहे होते हो, तो वो पैशन और इंटरेस्ट ऑब्वियसली वो दोनों चीज़ें मैटर कर रही होती है। लेकिन आई एम सो हैप्पी कि हमारी ख़वातीन हर फील्ड में अब आगे आ रही हैं, जिस तरह क्रिमिनल लॉयर,
ये हम अब बहुत ज़्यादा, पहले तो मतलब तो अच्छा लॉयर ख़वातीन, क्योंकि हमारे वकील कर लो तो वकील के माइंड में आपके फ़ौरन मेल आता था जेंडर। हाँ, नहीं, ये तो आज भी मैं तकरीबन आपको होता है। किस्सा सुनाती हूँ कि अच्छा, जब मैंने लॉ प्रोफेशन यूज़ किया, स्टार्ट किया, और जब मैंने इंटर्नशिप स्टार्ट करना चाही, सो सरप्राइजिंगली कोई भी जो बड़े सो कॉल्ड क्रिमिनल चैम्बर्स थे, दे डोंट वांट के फीमेल इंटर्न हम रखते हैं। सो बिकॉज ट्विन सिटीज़ में मैंने दोनों में बहुत ट्राई किया, किसी ने नहीं मुझको एक्सेप्ट किया कि हम फीमेल तो रखते ही नहीं, ये मर्दाना काम है तो ये मर्द ही करेंगे। ठीक है। ओके, सो वो एक 4-5 मंथ्स की स्ट्रगल के बाद मैंने एक खातून, मैं मनीला, उनका एक चैम्बर मैंने ज्वाइन किया। फिर मैंने खुद जो है वो सर्च वगैरह करके एक लॉयर जो है कि बहुत बड़े क्रिमिनल लॉयर, उनका चैम्बर ज्वाइन किया। सो वो एक स्ट्रगल थी, लेकिन लेटर ऑन मुझे एक पहला केस मिला, मर्डर केस था, तो उसमें बेल अप्लाई की हुई थी क्लाइंट ने। अब वो क्योंकि हमारे यहाँ पूरे पूरे गाँव आते हैं जब आपका केस होता है, सो जब आई वॉज एंटरिंग इन द कोर्ट और सारे वो जो है ना उनके गांव के लोग, चाचा ताया मामा बाहर खड़े हैं, जब एंटरिंग तो मेरे कान में ना एक कमेंट आया, और तको जी इन्हू वकील नहीं मिला तो कुड़ी के इनके आए दैट वाज द कमेंट। और आपको मैं लिटरली बताऊं, दैट मैं कहूँ मेरा माय ट्रिगर पॉइंट, तो मैंने कहा यार अब तो प्रूव करना ही करना है, मतलब क्या यार जेंडर के ऊपर आप रिलाई कर रहे हो। सो खैर देन द केस वाज आर्गूड, और वो फिर हुआ ये कि आई वॉन्ट दैट केस। और जब मैं वो बाहर निकली तो दे वर ऑल, उनके जो सर थे ना नीचे झुके हुए थे, और वो इधर मुड़ गए उधर मुड़ गए। मैंने कहा यार अब दैट वाज अ विनिंग सिचुएशन फॉर मी ऑब्वियसली। बट हाँ, हमारे यहाँ क्रिमिनल को ये होता है कि वो जेंडर के ऊपर उसको बहुत किया जाता है। बट अल्हम्दुलिल्लाह फिर मैंने फर्स्ट फीमेल चैम्बर इंट्रोड्यूस किया इस्लामाबाद में, एंड दैट वाज नॉमिनेटेड फॉर मेनी इंटरनेशनल अवार्ड्स। एंड आपने कहा जो स्ट्रगल मेरी है वो किसी और की उस तरीके किसी से और की ना हो। एंड मोर देन 50 फीमेल लॉयर्स आर वर्किंग राइट नाउ ऑल ओवर द पाकिस्तान। वेरी नाइस। सो या दैट वाज, चलें, ये बड़ी अच्छी बात है कि जो आपने फेस किया आप चाहती हैं बाकी ख़वातीन फेस ना करें, और उनको आपने प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया, ये बहुत अच्छी बात है। एंड देन प्रोडक्शन में हमारी ख़वातीन का आगे आना, ये बड़ी अच्छी बात है कि और इस सोच के साथ आगे आना कि हमने पाकिस्तानी जो हमारी फिल्म इंडस्ट्री है उसको आगे लेकर जाना है। प्रॉफिट लॉस अपनी जगह, लेकिन जो क्वालिटी है उस पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। एंड उसकी एग्जांपल उम्रू यार हमारे सामने ऑलरेडी थी, एंड आई एम श्योर कि अभी वो बता नहीं रही हमें, लेकिन कुछ नया इससे भी बड़ा आने वाला है बहुत। All the best to you for that as well. Huma, thank you very much for joining us today. Thank It was you so nice much for having you. inviting. हमें बढ़ना एक ब्रेक की तरफ, ब्रेक से वापस आएंगे, रहिए हमारे साथ। ये है राइजिंग पाकिस्तान। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आजकल आप भी अपने आसपास ही देखते होंगे, जब हम बीमारियों की बात करते हैं उसमें कैंसर, वो किसी भी किस्म का तो हो सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा कॉमन हमें नज़र आना शुरू हो चुका है। ये कैंसर, वो कैंसर, इस स्टेज का कैंसर, उस स्टेज का कैंसर। और जब ये टर्म ही आप सुनते हैं तो लिटरली बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि उस वक्त बिल्कुल गिर जाते हैं, उनको लगता है शायद अब ज़िंदगी ख़त्म हो गई है। एट द सेम टाइम हमारे ही दरमियान कुछ ऐसी मिसालें मौजूद होती हैं जिन्होंने बड़ी हिम्मत से उसका मुकाबला किया होता है, अपने आप को इंटैक्ट रखा होता है, अपने साथ जुड़े रिश्तों को बड़ा हिम्मत और हौसले के साथ रखा होता है, और इस कैंसर से लड़ते हैं और आगे बढ़ते हैं, कैंसर सर्वाइवर्स के तौर पर उभर के सामने आते हैं। कैंसर के बारे में कहा जाता है शुएब, अल्लाह ना करे कोई भी किसी भी मर्ज़ के बारे में हम यही कहते हैं कि अल्लाह तमाम बीमारियों से हम सबको, हर किसी को महफूज ज़रूर रखे। बट कैंसर के हवाले से जब इलाज की बात होती है ना, तो डॉक्टर्स खुद ये बात कहते हैं कि विल पावर बहुत मैटर करती है, कि आप अंदर से कितने स्ट्रॉन्ग हैं, आप खुद बीमारी को कितना फाइट कर सकते हैं। एंड देन ऑब्वियसली जो ट्रीटमेंट मेडिकेशन जो कि बहुत ज़्यादा मैंडेटरी है, वो उसको सपोर्ट बहुत अच्छे से करता है। एब्सोल्युटली। और आज जो कहानी हमारे दरमियान मौजूद है, हम उसकी बात करें तो लास्ट ईयर रमज़ान में उनको तशख़ीस होती है हड्डियों के कैंसर की, लेकिन किस तरीके से उन्होंने अपने आप को मजबूत रखा और ये सोच लिया कि नहीं, मुझे इससे वाकई लड़ना है, मुझे मुकाबला करना है इससे और इसको शिकस्त देनी है, और उन्होंने करके दिखाया। वैसे भी कहा जाता है कैंसर से मुताल्लिक कि कैंसर तो बिल्कुल उसके वो लीथल है, बट वो जो कीमोथेरेपी है, जो उसका कीमोथेरेपी सर्जियन रेडियोथेरेपी, बट उसमें कीमोथेरेपी आपको बहुत ज़्यादा तबाह कर देती है। कैसे उन्होंने इसमें अपने आप को मजबूत रखा, आज हम एक कहानी आपके साथ शेयर भी करेंगे। और ये इसलिए हमने सेगमेंट रखा है क्योंकि हमारे ही दरमियान, हमारे ही आसपास बहुत से लोग इस वक्त भी कैंसर से लड़ रहे हैं।
सो कैसे आपने अपने आप को हिम्मत हौसला देना है और कैसे आपने आगे बढ़ना है, आज हम इस मौजू पे बात भी करेंगे। सैयद मजहर अनवार साहब ने हमें ज्वाइन किया है, कैसे उन्होंने इसको शिकस्त दिया, आज एक कहानी आपके साथ हमने शेयर एंड देन करनी है। अपना काम भी कर रहे हैं Yes. साथ साथ, वो वाली बात है ना कि कैसे शिकस्त दी और उसके बाद किस तरह से अपनी जिंदगी को कंटिन्यू किया। Absolutely, he's और a travel successful। legend, वो जिस तरह बिल्कुल। इंटरनेशनल टूरिज्म पे काम कर रहे हैं, he's a traveler as well माशाल्लाह, और कैसे अपनी जिंदगी की तरफ वापस लौटे हैं। तो he is with us today। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह आपकी मुस्कुराहट कायम रखे, बहुत प्यारी मुस्कुराहट है आपकी। थैंक यू सो मच। मजहर साहब, ये जो तशखीस होती है कैंसर की, ज़ाहिर है हमारे यहाँ बड़ा एक कॉन्सेप्ट है ना कि जब पानी सर से गुजर जाता है तो हम इलाज की तरफ जाते हैं। मैं डायग्नोसिस की तरफ तो अभी आ ही नहीं रहा, वो भी रुझान नहीं है हमारे दरमियान कि हम टेस्ट कराएं या स्क्रीनिंग कराएं। थोड़ा सा बताएं कि जो हड्डियों के कैंसर आपको तशखीस हुई लास्ट ईयर, कोई अलार्म हुआ, कोई पहले साइंस आए, कोई सिम्टम्स आए जिसको आपने अननोटिस छोड़ा, उसके बाद फिर जब मालूम हुआ तो फिर व्हाट हैपेंड, आपने कैसे सोचा कि अच्छा नहीं अब मुझे मजबूत रहना है, मुझे इसका इलाज कराना है? थोड़ी जर्नी पूरी बताएं हमें। सबसे पहले आपका शुक्रिया, आपके इदारे का शुक्रिया जिन्होंने मुझे इनवाइट किया। सिम्टम, क्योंकि मुझे डायग्नोज हुआ लेफ़्ट आर्म में और यहाँ मुझे पेन रहा लाइक 1.5 से 2 साल कॉन्टीन्यूसली, और जिसको मैं इग्नोर, यूजुअली हम लोगों का जो एक ट्रेंड है उसी तरीके से मैं इसको इग्नोर करता रहा। और क्योंकि मेरा काम भी इस किस्म का था, बहुत बिज़ी लाइफ थी, तो वो उसमें कुछ ज़्यादा ही इग्नोर होता चला गया। और सेल्फ़ मेडिकेशन, इस पे मैं आगे चल के बात करूँगा कि ये दोनों चीज़ें किस हद तक ख़तरनाक हो सकती हैं। सो कोई भी बॉडी के अंदर पेन है जो अगर आपको 10 दिन 12 दिन से ज़्यादा हो रहा है तो उसको ज़रूर आप किसी अच्छे मुआलिज के पास जाके एक दफ़ा चेक करवा लें, ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है। मेरे साथ भी ऐसा हुआ और ये दर्द मैं लेकर चलता रहा। लास्ट रमज़ान में मेरी बस हो गई। इस शिद्दत का वो पेन ट्रिगर कर गया कि मेरा बाजू बिल्कुल शल हो गया। मैं पाकिस्तान से बाहर था, मैं अपना टूर शॉट करके वापस आया, रमज़ान के आखिरी दिन थे। सो फौरी तौर पे मैंने जाके नेक्स्ट डे एक्सरे करवाया। तो वो एक्सरे से हमारी ये दास्तान शुरू होती है। वो बड़ा अजीबो-गरीब किस्म का एक्सरे था और वहाँ कुछ थोड़ा सा मुझे इंट्यूशन हो गई थी कि ये कुछ गड़बड़ है। खैर वो बीच में ईद आई, ईद के बाद हमने प्रॉपर जब इसको चेकअप करवाया तो जैसे जैसे ग्रेजुअली टेस्ट होते चले गए तो वो चीज़, हर चीज़ पॉजिटिव आना शुरू हो गई। सो 14 अप्रैल 2024 को डायग्नोज हुआ कि मुझे एस्ट्रोसार्कोमा है स्टेज 3, और वो बहुत एग्रेसिव सिचुएशन के ऊपर था उस वक्त। तो बस उसके बाद हमने इलाज शुरू करवा दिया और एक लीथल बीमारी के साथ कैसे लड़ना है, ये उस वक्त कहानी शुरू हो जाती है जब आपको पता चलता है कि आपको कैंसर है। इसका खौफ है, एक ऐसा नाम है जिससे इंसान, जैसे आपने कहा कि विल पावर बड़ा मैटर करती है। मैं ये कहता हूँ कि कैंसर के बारे में 2 चीज़ें जो मैंने एनालाइज की, एक आपका कैंसर ब्रेन गेम है। थ्रू आउट आप अगर 2 साल उसके साथ लड़ते हैं, 3 साल लड़ते हैं, 4 साल लड़ते हैं, या लकीली मेरे जैसी कोई एग्जांपल है जिसने 1 साल में कैंसर को अपनी बॉडी से किक आउट कर दिया। वो टोटल डिपेंड करता है कि आप अपने आसाब पे किस हद तक कंट्रोल रखते हैं। दूसरी चीज़ है, ये एक फैमिली फाइट है। फैमिली की सपोर्ट इसमें बड़ा मैटर करती है। एक पॉजिटिव वाइब आपके सराउंडिंग में होनी बड़ी इम्पॉर्टेंट है। वो आपको जीने की वजह देता है, जीने की उम्मीद देता है, रीज़न है आपके पास कि आपने क्यों ठीक होना है। सो ये चीज़ें बड़ा मैटर करती हैं। तो मैंने भी बस कोशिश की। तो जाहिर है वो एक जो विल पावर की भी आप बात कर रहे हैं, एंड देन फैमिली, आपके इर्द गिर्द लोगों का क्या सपोर्ट होनी चाहिए, exactly. वो चीज़ बहुत ज़्यादा मैटर कर रही होती है। अच्छा, कहने में ना, जो आप कह रहे हैं ना माइंड गेम, कहने में, सुनने में बहुत सारे लोगों को ये लग रहा होगा कि बड़ी आसान सी बात है जी, माइंड गेम, आसाब पे। आई एम श्योर ये आप जानते हैं कि उन आसाब पे काबू पाना
और जिस टाइम पे आपको पता चला उस वक्त आपने किस तरह से अपने आसाब पे काबू पाके इस बीमारी को आपने फाइट करना है, इसको आपने शिकस्त देनी है, ये आपसे बेहतर वो फीलिंग्स कोई नहीं जानता। और स्पेशली जो इस वक्त लोग फाइट कर रहे हैं इस मर्ज से, यकीनन वो इससे बेहतर रिलेट कर सकते होंगे। किस तरह से आपने अपने आसाब पे काबू पाया? क्या चीज़ें थी जिन्होंने आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड रखा कि नहीं मुझे आगे बढ़ना है और मैं फ़ाइट कर सकता हूँ? और आई एम श्योर कोई ऐसे मोमेंट्स भी आए होंगे जहाँ पर आपकी भी बस हुई होगी, आपको भी तकलीफ़ ज़्यादा हुई होगी, जो कि प्रोसेस है इस बीमारी का। ऐसा ही है। किस तरह आपने डील किया? अच्छा, बहुत प्यारा सवाल है, बल्कि आपने मेरे दिल की बात की है। मैं इस चीज़ को इस तरीके से लिया कि मैंने बेसिकली सिग्नल्स हैं। हर चीज़ को आप कैसे कंसीव करते हो ये मैटर करता है। आप उसको पॉजिटिव लेते हो, आप उसको नेगेटिव लेते हो। जो फर्स्ट इम्प्रेशन है ना, वो फिर आपके साथ चलता रहेगा। बाद में आप जितनी मर्जी अच्छी कोशिश कर लें, लेकिन वो आपके शऊर में, लाशऊर में या तैतुल शऊर में अगर कोई चीज़ बैठ गई है तो उसको निकालने के लिए फिर आपको वो और मज़ीद हिम्मत और हौसला और कोशिश करनी पड़ेगी। सो जो पहला इम्प्रेशन है मेरा ये था कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये आवाज़ कहाँ से आई मुझे भी नहीं पता, लेकिन मैंने इसको प्रॉपरली रिसीव किया, प्रॉपरली रिसीव किया। वो कुछ वक्त ऐसी होती हैं, कुछ सातें ऐसी होती हैं जो शायद ज़िंदगी में एक दफ़ा आती हैं। खुदा वैसे भी मेहरबान है, लेकिन कुछ मौक़ों पे खुदा बहुत ज़्यादा मेहरबान और आपके साथ लाड वाले सिनेरियो में आ जाता है। वो शायद मेरे लिए वो सिनेरियो था, वो वक्त था, तो मैंने उसको प्रॉपरली कंसीव किया। सही। डाउन हुआ, बहुत हुआ। जो मेरा ऑपरेशन का एक टेन्योर था, पहली कीमो जब लगी तो उसको अंडरस्टैंड करना बड़ा मुश्किल था। फिज़िकली तो जो चीज़ें अफेक्ट कर रही होती हैं आपको पता ही है। मतलब कीमो, आपने जैसे शुरू में कहा कि कैंसर से ज़्यादा इसका तरीका इलाज जो है वो तोड़ देता है, इसमें कोई शक नहीं है। और मेरा क्योंकि बहुत एग्रेसिव किस्म का स्टेज 3 का कैंसर था, तो उसमें कीमो मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग किस्म की लगी। और जो एक सेशन 4 दिन, मतलब सुबह मैं जाता था, रात को मेरी कीमो कंप्लीट होती थी, अगले दिन मुझे फिर जाना पड़ता था, तो उसने मुझे बहुत तोड़ा। लेकिन मेंटली तौर पे मैं बहुत लथार्जिक हो जाता था, बॉडी मेरी बिल्कुल एग्जॉस्ट हो जाती थी। मैं खा नहीं सकता था, मैं पी नहीं सकता था, मैं बात नहीं कर सकता था। ऐसे। लेकिन मेंटली तौर पे मैं बहुत ज़्यादा रोशन था। और ये वहाँ से शुरू हुआ सिलसिला। जो पहला रिएक्शन था, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि तूने मुझे इस बीमारी के ज़रिए याद किया। इसका कॉन्सेप्ट ये था, अब तू ही मुझे शिफा देगा। अच्छा, ये वक्ती बात, बोल, अल्फाज नहीं थे, ये घर कर गए, पेनिट्रेट कर गए मेरे खून के हर कतरे में। इस पूरे टेन्योर में मुझे खौफ नहीं आया, मुझे कैंसर है। मैंने अपने सराउंडिंग में जब इलाज के दौरान बहुत सारे लोगों से इंटरेक्ट किया, तो मैं हैरान होता था कि ये फीलिंग मेरे में क्यों नहीं है, ये खौफ मुझ में क्यों नहीं है। बस उसके बाद मैं मज़ीद डे बाय डे स्ट्रॉन्ग होता चला गया। फिज़िकली बहुत डाउन रहा। फिर ऑपरेशन बीच में आया, बहुत लंबी सर्जरी थी, 14-15 घंटे की सर्जरी थी। और एक पार्ट रिमूव करके टांग में से मेरी बोन लेके इम्प्लांट करना, एक बड़ा कॉम्प्लिकेटेड किस्म का। और इससे पहले आपको बताया था कि आपका शायद एम्पुटेशन होगी। वो इस तरह हुआ कि मेरी पहली एक सर्जरी 28 जुलाई को प्लान होती है और मुझे एनेस्थीसिया भी दे दिया, और अकॉर्डिंग टू दैट SOPs के जो 14-15 घंटे की सर्जरी है, तो मुझे 4 घंटे के बाद होश आ जाता है। मैं रिकवरी रूम में हूँ, तो मैंने देखा कि ये मेरे मतलब कोई ऑपरेशन वाले आसार नहीं है। तो मैंने अटेंडेंट से बात की, मैंने कहा जी क्या हुआ? तो उन्होंने कहा कि जी आपकी सर्जरी कैंसिल हो गई है, पोस्टपोन हो गई है। शाम को डॉक्टर साहब से जब बात हुई तो उन्होंने कहा कि हमने जब आपकी रिपोर्ट्स देखी हैं, MRI, CT स्कैन,
तो उसमें हमने देखा कि जो पहली 3 कीमो के साइकिल आपको लगे हैं उसने आपके कैंसर के ऊपर बिल्कुल भी इफ़ेक्ट नहीं किया। कैंसर इतना एग्रेसिव है, अब वो ट्रैवल कर रहा है आपके नर्व्स के अंदर। नर्व्स के अंदर ट्रैवल करने का मतलब जो मुझे समझ में आया कि आपके ऑर्गन्स में जा सकता है, लंग्स में जाए स्टेज 4, फैल सकता है ना हाँ बॉडी स्प्रेड में। हो गया तो फिर बहुत कॉम्प्लिकेशंस है उसकी वो फिर एक नई स्टोरी है। बिल्कुल। तो हमें आपका बाजू काटना पड़ेगा, इम्पुटेशन पे जाएंगे हम। मैंने कहा जी ठीक है, अगर ज़िंदगी बचती है एक बाजू की कुर्बानी देने से तो सौदा महंगा नहीं है, गो फॉर दैट। बल्कि मैंने उनको ये भी कहा, मैंने कहा आपने तो मुझे एनेस्थीसिया दे दिया था, प्रोटोकॉल सारे आपने फॉलो कर लिए थे, तैयारी थी तो कर देना चाहिए था उसी वक्त। उन्होंने कहा नहीं, ये प्रोटोकॉल के अगेंस्ट है, हमें आपसे कंसेंट चाहिए। खैर वो कंसेंट आया मेरे सामने, मैंने उस पर साइन कर दिया। डॉक्टर्स की टीम ने कहा कि आपने कंसेंट पढ़ा नहीं है, क्योंकि मेंटली तौर पे आपको पता होना चाहिए कि आपके साथ क्या हो रहा है और आप आफ्टर द सर्जरी आप किस पोजीशन पे वापस आएंगे। तो वो सारी बात इस कंसेंट में लिखी हुई है। तो मैंने नहीं पढ़ा, मैंने कहा आपने लिखा है? कहते हैं हाँ, क्योंकि डॉक्टर साहब से एक अच्छा रिलेशन बिल्ड हो गया था, इंटरेक्शन बार बार। सो मैंने कहा आपने लिखा है, आपने पढ़ लिया, मेरे लिए काफ़ी है, मैंने साइन कर दिया। 5 अगस्त को दोबारा सर्जरी प्लान होती है और इस पूरे 1 हफ्ते के दौरान ये तैयारी की जा रही है कि हमने आपका बाजू काटना है। फ़लाँ किट ले आएँ, फ़लाँ मेडिसिन ले आएँ, ये ले आएँ, वो ले आएँ, इम्पुटेशन से पहले ये टेस्ट करना है, वो टेस्ट करना है, यानी उसके अकॉर्डिंगली चल रहे थे। बिल्कुल। और 5 अगस्त को सुबह सुबह जब मैं ऑपरेशन थिएटर में जाता हूँ, बिल्कुल रेडी हैं डॉक्टर साहब मुझे एनेस्थीसिया देने के लिए। तो मैंने डॉक्टर साहब से कहा कि आपसे एक बात करनी है। उन्होंने कहा जी बोलें। मैंने कहा आज बाजू नहीं कटेगा। अब मैं इसको रिलेट करता हूँ उस शुक्र के साथ। वो आवाज़ कहाँ से आई थी मुझे नहीं पता, और ये आवाज़ सुबह सुबह कहाँ से आई कि बाजू आज नहीं कटेगा, मुझे नहीं पता। तो इस सारे सिनेरियो के बीच में अगर हम किसी पॉइंट पे पहुँचे ना, तो वो है तवक्कल। बेशक। वो तवक्कल जिसका हक अदा हो। इसके भी दर्जात हैं ना। बेशक। तो आप कोशिश करें हक अदा करने। फिर जीते रहें उस वक्त तक जब तक आपका जी चाहे। मेरे साथ है, मैंने ये देखा है, मैंने एक्सपीरियंस किया। एंड देन द मोमेंट पोस्ट सर्जरी, व्हाट वाज द फीलिंग जब मालूम हुआ कि वाकई नहीं कटा बाजू? वो शायद मैं नहीं बता सकूं आपको। ऑनेस्ट टू गॉड मैं नहीं बता सकता। मज़े साहब, Sorry. ये वो चीज़ भी है कि हम सबको रियलाइजेशन हो बहुत सारी चीज़ों का। हम अक्सर अपनी सेहत को लेकर, अपने जिस्म के किसी भी पार्ट को लेकर हम बड़े अनग्रेटफुल भी होते हैं, और ये वो टाइम होगा जब आप भी ज़्यादा शुक्रगुजारी की जो आप बात करें वो कैफियत आप पे तारी होगी कि कितने अरसे तक अल्लाह ने आपको ये आज़ाद दिया हुआ था। और वाकई हम सब बहुत ज़्यादा नाशुक्री कर जाते हैं। अल्लाह माफ़ करे हम सबको हिदायत दे। बट हम सब कहीं ना कहीं नाशुक्री कर रहे होते हैं कि कोई नहीं, सेहत है, पैसा आ जाए, सेहत तो आपके पास बहुत सारा पैसा है, आपके पास सेहत नहीं है ना, यकीन जाने आपके पास कुछ भी नहीं है, सबसे खत्म, आपके पास कोई रिश्ता नहीं है, आप कुछ अच्छा नहीं लगता आपके एब्सोल्युटली इर्द-गिर्द। वन थिंग यू आर हैविंग इज हेल्थ। और जो बात अभी आप कह रहे थे मज़र साहब, ज़रा जो वो एक अंदर से आवाज़ पहले आनी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह की, और फिर वो तवक्कुल, और उसके बाद ये कहना कि वो आवाज़ भी कहीं से आई कि आज बाजू नहीं कटेगा। आपकी रिपोर्ट्स आपके सामने हैं, आपके डॉक्टर्स का पैनल आपके सामने है, एनेस्थीसिया आपको देना है, सारी प्लानिंग एम्पुटेशन की है कि बाजू काट दिया जाएगा, उसकी तैयारी सारी हो चुकी है, लेकिन इस आवाज़ के अंदर से आना, ज़ाहिर है देयर इज़ समथिंग एक्चुअली। और फिर जब इन एक्चुअल नहीं कटा,
अभी ब्रेक पे जब आपने मुझे बताया ना, मैं ज़रूर चाहूँगा नाज़रीन को बताएं कि वो क्या हुआ, आपको क्या महसूस हुआ कि वो चंद लम्हों में ये जो रिपोर्ट्स बता रही हैं, इन एक्चुअल जब आपका बाजू वो खोलते हैं तो अंदर से एक चीज़ कुछ और होती है. व्हाट वाज दैट? ये तो बड़ा क्लियर है, बड़ा ऑब्वियस है, रिपोर्ट मौजूद हैं और 28 जुलाई को सर्जरी कैंसिल होने के बाद 5 अगस्त को दोबारा सर्जरी प्लान होने तक 1 हफ्ते के दौरान बेशुमार मज़ीद टेस्ट हैं जो पहले भी हो चुके हैं, उनको दोबारा रिपीट किया गया. ठीक है, और ये डॉक्टरों के लिए बड़ा एक शॉकिंग मोमेंट था कि हमने इतना स्ट्रॉन्ग कीमो दिया है. एक्चुअली पहले प्लान था 2 साइकिल का, तीसरा उन्होंने एहतियातन एक और साइकिल दिया क्योंकि वो कह रहे थे कि ये अभी असर नहीं कर रहा. नहीं, उस वक्त तक ये नहीं पता था. ओके, पहले ये तो पता चला जब पहला सर्जरी सही है, तकरीबन प्लान हो चुका था. सो वो तीसरा सेशन उन्होंने इसलिए दिया क्योंकि एहतियाती तौर पे कि वो स्प्रेड ना कर जाए, क्योंकि एक कीमो से अगले कीमो के बीच में 21 दिन का गैप है. उस 21 दिन के 20 दिन के बाद 18-19 दिन के बाद 20 दिन के बाद आपको थोड़ा सा होश आता है तो अगली कीमो आपके तैयारी लिए हो चुकी है, इंतज़ार कर रही होती है. सो 3 कीमो लग गई. उन 3 कीमो के बाद जो चीज़ डॉक्टरों ने देखी कि ये अब सर्जरी के लिए रेडी है और आखिर टाइम पे पता चला कि बहुत नर्व्स में जा रहा है और इसको इम्पुटेशन पे करेंगे. मैंने जिस चीज़ को वहाँ एक्सपीरियंस किया कि वो ये रिपोर्ट्स और मेरा बाजू खोलने तक 1 घंटे के अंदर ये सब कुछ चेंज हुआ है विद इन 1 आवर. चेंज कैसे हुआ? मैं थोड़ा सा समझना चाह रही हूँ बिकॉज ऑडियंस भी हमारी जानना ज़रूर चाहेगी, बिकॉज आपकी बातें इतनी ज़्यादा दिल पे असर कर रही हैं और यकीनन मैं चाहूँगी जितने इस वक्त लोग देख रहे हैं जो इस मर्ज़ में मुब्तला है, किसी भी स्टेज पे है, स्टेज 1, 2, 3, 4, किसी भी स्टेज पे, आपकी कोई एक बात भी किसी के दिल पे असर कर जाए, किसी को एक विल पावर दे दे, तो ये मकसद पूरा हो जाएगा ये सेगमेंट करने का. कि मैंने जैसे कहा ना कि ये ब्रेन गेम है और हम चीज़ों को उस तरीके से महसूस नहीं करते क्योंकि हमें उस वक्त सिर्फ अपनी पड़ी होती है. ये एक नेचुरल फिनोमिना, इंसान को अपनी ज़िंदगी बड़ी प्यारी है बेशक, लेकिन बहुत ज़रूरी है कि इसमें जो खुदा के साथ आपका ताल्लुक़ है ना, उसको मत भूलें. आपने जो सवाल किया कि ये क्या चीज़ थी जिससे ये चेंज हुआ या मुझे फील हुआ, तो वो तवक्कल था, वो यकीन था. क्योंकि मैं ऑपरेशन से पहले डॉक्टर को कह रहा हूँ कि जी बाजू नहीं कटेगा और पूरा हफ्ता मैं खुद जाकर अपने टेस्ट कर रहा हूँ, तैयारी कर रहा हूँ कि बाजू कटेगा, और उस बीच में मैं डॉक्टर से कोई बहस नहीं कर रहा, कोई काउंटर क्वेश्चन नहीं है. जब मैंने उनको लिख के दे दिया है उसके बाद 100 सवाल हैं, 100 इबाम है, खौफ है, परेशानी है कि 40 साल मैंने एक प्रॉपर लाइफ गुजारी है अपने आज़ा के साथ और अब अचानक एक चीज़ मेरे पार्ट रिमूव हो जाएगा. लेकिन मैंने कोई सवाल नहीं किया, ना अपने घर वालों से, ना अपने दोस्तों से, ना अपने डॉक्टर से. वो जो कहते रहे मैं करता रहा. सो फाइनली जब मैंने कहा कि ये नहीं कटेगा, वो ही अंदर से आवाज़ थी जो पहले रिएक्शन पे थी कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह. और ये इसका ताल्लुक़ तवक्कल से है. तवक्कल कि आप किस मेराज पे हैं, किस लेवल पर हैं, वो डिपेंड करता है. और फिर जब सर्जरी के वक्त खुला तो मालूम हुआ कि अंदर वाकई ज़रूरत नहीं है बाजू काटने की, फिर वो आपकी टांग की हड्डी यहाँ पे डाली गई. वो डॉक्टर कहते हैं कि हम पहले 1 पौना घंटा रिपोर्ट को देखते रहे हैं और आपका खुला बाजू देखते रहे हैं कि ये क्या है, कि रिपोर्ट कुछ कह रही है और अंदर मामला कुछ, अंदर बहुत मामलात बहुत अच्छे हैं, बहुत. लेकिन अल्लाह ने बड़ा करम किया आप पे, अल्लाह ने बड़ा करम किया, इसमें कोई शक नहीं है. तवक्कुल की बात आपने कि वाकई ये बात हम सबको सीखनी चाहिए
कि तवक्कुल रखें कि जो बीमारी रब ने दी है उसका इलाज भी रब ने ही करना है। वो कहते हैं ना, अल्लाह आपकी, जो आप कहते हैं ना, आपकी कैपेसिटी होती है उससे ज़्यादा आपके ऊपर बोझ नहीं डालता। तो तवक्कुल यही है ना कि आपको कोई भी मुश्किल उस वक्त दो चार है, किसी भी बर्डन में आपको डाला गया है, किसी आजमाइश में आपको डाला गया है, तो वो आजमाइश आपकी हिम्मत, आपकी कैपेसिटी से बढ़ के नहीं हो सकती। और यही हमारा तवक्कुल है और इसी से हम फाइट करते हैं। एब्सोल्युटली सर, दो बातें अगर आप आखिर में हम कर दें। एक, कैंसर से पहले की ज़िंदगी और कैंसर सर्वाइवर के तौर पे ज़िंदगी, क्या फ़र्क है इन वन सेंटेंस। दूसरा, जितने इस वक्त हमें कैंसर फाइटर्स देख रहे हैं जो कि इस वक्त लड़ रहे हैं किसी ना किसी कैंसर से, क्या मैसेज आपका उनके लिए? कैंसर से पहले की ज़िंदगी और बाद की ज़िंदगी में सबसे पहला फ़र्क ये है, मतलब मैं अपनी स्टोरी नहीं बताता, नॉर्मल प्रैक्टिस जो होनी चाहिए वो ये है कि कैंसर के बाद अगर आप सरवाइव कर गए हैं तो आपने बैक टू नॉर्मल लाइफ नहीं जाना। अच्छा, नॉर्मल लाइफ नहीं जाना से मुराद काम करना है, डबल काम करना है, अपने आप को फिज़िकली मेंटली बिज़ी रखना है। ये आपके फिज़िकली और मेंटल हेल्थ के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। लेकिन वापस उस सिनेरियो में नहीं जाना जिसमें आपको टेंशन है, एंजाइटी है, डिप्रेशन है। ये सबसे बड़ी वजह बन रहा है रीलैप होने का। ओके, बाकी जो खुराक में एहतियात है, बाकी जितनी चीज़ें हैं वो बात की बात है। बिल्कुल सही है। जो सबसे ज़्यादा अफेक्ट करेगा ना वो आपका है मेंटल हेल्थ। वे यू आर थिंकिंग। ये एग्जैक्टली, बिल्कुल वो बहुत पॉजिटिव रखनी है। आपने टेंशन नहीं लेनी, आपके एतराफ़ में लोगों ने आपको टेंशन नहीं देनी। बिल्कुल सही बात है। और अब मैसेज टू द कैंसर फाइटर्स। मैं ये बात करता हूँ, कोई बंदा कैंसर से नहीं मरता, कैंसर के खौफ से मरता है। सही बात है। इस खौफ को ख़त्म करें और ये हम सबको मिलकर ख़त्म करना है। अब Yes. सोसाइटी ने इसमें अपना रोल प्ले करना है। हमारी मेडिकल साइंस इतना इम्प्रूव कर गई है, एब्सोल्युटली, इतना improve एडवांस्ड है, बहुत एडवांस है। तरीका इलाज है। और कितना इम्पॉर्टेंट है कि अर्ली डायग्नोसिस और उसके बाद फिर उस पूरे प्रोटोकॉल के तहत आप उसके जो ट्रीटमेंट प्लान है उसको फॉलो कर रहे होते हैं। हमारे यहाँ क्या कॉन्सेप्ट है, पहले तो डिनाइल में चले जाते हैं कि नहीं नहीं मुझे नहीं है। दूसरा, किसी को बताते नहीं है, इलाज की तरफ जाते नहीं है कि अच्छा मैं किसी की हेल्प ले लूँ, किसी से पूछ लूँ, डिस्कस कर लूँ, सेकंड ओपिनियन ले लूँ। इतने एडवांसमेंट्स हैं पाकिस्तान में भी और पूरी दुनिया में ऑफ कोर्स, तो आप उस तरफ बढ़ें और उसका इलाज करवाएं। यू एब्सोल्युटली राइटली सेड, कैंसर से नहीं मरते, उसके खौफ से मर जाते हैं। एंड शुएब, जो इर्द गिर्द के लोग होते हैं, देखिए आपका सपोर्ट सिस्टम बहुत आपकी फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि एक शख्स, जो आप डिनाइल की बात करें ना, इट्स वेरी नेचुरल कि आपको ये पता है कि एक जानलेवा बीमारी आपको होगी है, तो यकीनन हर किसी की फीलिंग्स, उसको केटर करने का, उसके साथ कोप करने का अपना एक तरीका ज़रूर होगा। अब ये जो आपके इर्द गिर्द के लोग हैं ना, जो मैं बात करती हूँ, आपकी फैमिली, वो बहुत मैटर करती है कि वो किस तरह से रिएक्ट करती है, वो किस तरह से सपोर्ट करती है, उसने किस तरीके से उस पेशेंट को लेकर चलना है ताकि जल्द से जल्द इस मुजी मर्ज से उसको उसकी हिम्मत बन जाए, उसकी हिम्मत बन जाए, उस इलाज में इस कदर उसके साथ चलें आगे कि वो तन्हा महसूस ना करे, वो अकेला महसूस ना करे, वो वीक महसूस ना करे, वो अपने आप को स्ट्रांग रखे। क्योंकि ज़ाहिर है नेचुरली ये होता है कि अच्छा मेरे वालिदैन हैं, मेरी वाइफ है, मेरे बच्चे हैं, या एज अ लेडी आप सोचते हैं मेरा हस्बैंड है, मेरे बच्चे हैं, सो मेनी थिंग्स, स्ट्रेंथ बने। हाँ, उनकी स्ट्रेंथ बने। सर बहुत शुक्रिया, मुस्कुराते रहें इसी तरह। आखिर में एक बात प्लीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट, कि मैंने कैंसर के बाद मुझे पता चला कि ज़िंदगी क्या है। और मुझे अभी, मेरी उम्र आप समझे 1 साल है, दोबारा से जीना शुरू किया। मैं अभी एक्चुअली जीना शुरू किया है। और अब मैं वो ज़िंदगी जी रहा हूँ कि जब तक ज़िंदा हूँ भरपूर ज़िंदगी जीऊँगा, क्योंकि ये शुक्र खुदा है अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह ने वाकई एक नई ज़िंदगी हाँ। दी है आपको। वाकई वो नेचुरल फील होता है कि आपको एक नई ज़िंदगी मिले, तो आप कहते हैं मैं भरपूर तरीके से ज़िंदगी जीऊँ। सर आप जिए और इंशाल्लाह आप जिएंगे ज़िंदगी, और आपकी इस कहानी की वजह से आई एम श्योर कि बहुत से लोग इसको फील करेंगे और इससे लड़ेंगे और इसी तरह से विल पावर के साथ इसका मुकाबला करेंगे। हम एक ब्रेक की तरफ बढ़ना है, ब्रेक से वापस आएंगे, रहिए हमारे साथ। ये है राइजिंग पाकिस्तान। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक।
क्लाइमेट चेंज, इस पर ज़रा ग्लोबली बात हो रही है और ये बड़ी अच्छी बात है कि इस पर ना सिर्फ बात हो रही है बल्कि बहुत सा काम भी हो रहा है। बहुत से प्रोजेक्ट्स हैं जो कि इम्प्लीमेंट हो रहे हैं, नेशनली भी इंटरनेशनली भी। सो आज हम एक ऐसे प्रोजेक्ट से मुतालिक बात भी करेंगे और ये पाकिस्तान के लिए एक एजाज़ की बात है कि जब हम इंटरनेशनल इदारों की बात करते हैं और उसके कोलैबोरेशंस की बात हम कर रहे होते हैं, और ऐसे में अगर हम यूनेस्को एशिया पैसिफिक सेंटर ऑफ एजुकेशन फॉर इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग एफसीयू की बात करें तो इसमें जो है काम की बात हम करें तो उसमें बहुत से जो काम पब्लिश हुए उसमें एक ऐसा काम है जो कि एक पाकिस्तानी ने किया है। टोटल 12 लोग हैं, 12 ऐसे क्लाइमेट एक्टिविस्ट हैं जिनका काम वहाँ पर डिपिक्ट हुआ, जिस पर बात हुई, एंड शी इज़ द ओनली पाकिस्तानी अमंग दोज 12 टैलेंटेड क्लाइमेट एक्टिविस्ट। नाम है इनका ज़रफ़शान अदनान, एजुकेशनिस्ट भी हैं, क्लाइमेट एक्टिविस्ट भी हैं, और किस तरीके से इन्होंने काम किया आज हम इससे मुतालिक उनसे बात भी करेंगे। तो 2024 में ये जो इनका अपना कारनामा है इस पर आज हमें बात करने के लिए उन्होंने ज्वाइन कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। सो गुड टू हैव यू। थोड़ा सा बताएं कि जो इतना ज़बरदस्त काम माशाल्लाह आप कर रही हैं, इसका बड़ा थॉरो प्रोसेस होगा, सिलेक्शन क्राइटेरिया होगा जिसमें आपने प्रॉब्ली अप्लाई किया होगा, फिर बहुत से एप्लीकेंट्स होंगे, देन स्क्रूटनी एंड एवरीथिंग। सो कैसा रहा ये पूरा प्रोसेस? बेसिकली ये प्रोजेक्ट जो लॉन्च हुआ वो ऑलमोस्ट लास्ट ईयर मई में इन्होंने अनाउंस की, अपनी एप्लीकेशन ओपन की और तकरीबन 800 कैंडिडेट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है उन्होंने अप्लाई किया। उसके बाद इनकी कुछ प्री रिक्विजिट थी, कुछ क्वालिफिकेशंस थी, कुछ असेसमेंट्स थी और कुछ प्रोजेक्ट्स इन्होंने हमें दी, कुछ असाइनमेंट्स हमें दी। उसकी बेसिस पे है सिलेक्शन आगे फर्दर होती चलेगी। तो लेवल 1 से लेवल 2 में जब हम गए तो 800 में से 56 कैंडिडेट थे जो कि उन्होंने सिलेक्शन किया और फिर उसको जो है वो उससे आगे फर्दर लेवल 2 पे लेके गए। लेवल 2 में फिर हमारी 10 डेज़ की मेंटोरशिप हुई और बड़ा एक्सक्लूसिव एक्सटेंसिव प्रोग्राम था जो कि 10 डेज़ में इन्होंने सारे एजुकेटर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड उन्होंने पार्टिसिपेट किया। उसके बाद अगेन 10 डेज़ बाद एक असेसमेंट थी जिसके बाद 35 लोग उसमें से स्क्रूटनी हुए। उन 35 लोगों को फिर हमें एक टास्क मिले गए, फिर हमने वो टास्क अपने थे जिसने कंप्लीट किए, तो ऑल टुगेदर करते करते 12 एजुकेटर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड क्या टास्क ये हाँ वाकई मेरे माइंड में एक टास्क क्या टास्क बेसिकली जो टास्क होते हैं ना ये आपकी कैपेसिटी बिल्डिंग पर होते हैं। जो बेसिकली यूनेस्को एफसीयू जो काम कर रहा है वो ग्लोबल सिटीजनशिप पे बात कर रहा है जिसे हम जीसेट कहते हैं। और ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे भी जब ये टॉपिक मिला जीसेट तो मुझे भी लगा कि इट्स समथिंग न्यू दैट हमें पाकिस्तानियों को इस बात का नहीं पता। तो ग्लोबल सिटीजनशिप एजुकेशन बेसिकली से रिलेटेड जो दुनिया में इस वक्त काम हो रहा है वो 2030 एजेंडा पे काम हो रहा है जिसे हम SDGs कहते हैं। तो उनमें से एक SDG जो हमारे पास बनता है एजुकेशन, वो SDG 4 होता है। उसका 4.7 टारगेट जो है वो ग्लोबल सिटीजनशिप एजुकेशन है। क्या होता है ग्लोबल सिटीजनशिप एजुकेशन? एग्जैक्टली और मज़े की बात है जिस तरह से भी आपने पूछा, जब हमने इस पे काम करना शुरू किया तो आप यकीन करें 95% ऑफ द पीपल इन पाकिस्तान इवन एजुकेटर्स उनको नहीं पता था कि जीसेट है क्या है। ग्लोबल सिटीजनशिप एजुकेशन बेसिकली ये वो एजुकेशन है जो कि हम इसलिए नहीं हासिल कर रहे होते कि हमें नौकरी करनी है। एक लोगों का थोड़ा सा गलत माइंडसेट सेट हुआ है कि हर पाकिस्तानी का और ऑल ओवर द वर्ल्ड भी आप कह सकते हैं कि हम एजुकेशन क्यों हासिल करनी चाहिए, इसलिए करना चाहिए कि हमें अच्छी जॉब मिल जाए। सही बात है। प्रैक्टिकली स्पीकिंग जॉब के लिए आप एजुकेशन नहीं करते, आपकी एक रिक्वायरमेंट है, आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है टुवर्ड दिस मदर अर्थ कि आपने इस प्लैनेट को बचाने के लिए और उसकी हेल्प करने के लिए हमें क्या क्या एक्शन करने चाहिए जो कि आज तक हमने कभी सुने ना ही कभी किसी ने हमें बताए गए। और जैसे आपने इंट्रोडक्शन में बताया कि एजुकेशनिस्ट भी हूँ मैं, तो थोड़ा सा दुख इस बात पे भी लगा कि शायद हमारी भी गलती है, एजुकेशनिस्ट की भी गलती है कि हमने ये चीज़ अपने बच्चों में इनकलकेट की नहीं है। जब आप ग्लोबल सिटीजनशिप एजुकेशन की बात करते हैं वो कहते हैं कि जी आपकी कॉग्निटिव स्किल्स होनी चाहिए, आपकी सोशल इमोशनल स्किल्स होनी चाहिए, आपकी बिहेवियरल स्किल्स होनी चाहिए। कॉग्निटिव स्किल हम कहते हैं जी हाँ थिंकिंग स्किल तो हम सिखा रहे हैं बच्चों को, बट क्या थिंकिंग स्किल सिखानी थी? थिंकिंग स्किल ये सिखानी थी कि लोकल और ग्लोबल इश्यूज क्या हैं और उन लोकल और ग्लोबल इश्यूज को कैसे हैंडल करना चाहिए। सही। फिर उसी से रिलेटेड आपने सोशल इमोशनल स्किल सिखानी थी कि हाउ यू हैव टू बी सेंसिटिव अबाउट दिस मदर अर्थ। जो कि यकीन करें हमने हर किसी से प्यार करना सिखाया, सिर्फ इस अर्थ से ही प्यार करना नहीं सिखाया। और ये जो बात आपने पहले की, जी प्लीज, सबसे ज्यादा पोल्यूट भी हमने किया, खराब भी हमने किया है, एंड देन हमने ही तो किया है। एग्जैक्टली वही बात करें ना, मतलब और हम ये बात कर रहे होते हैं कि मतलब वाकई आपकी बात ठीक है कि हम हर चीज से प्यार करना सिखा रहे होते हैं, हर चीज प्रायोरिटी है हमारे लिए, बट जो प्रायोरिटी होनी चाहिए वो हमारे लिए शायद बिल्कुल लिस्ट में नीचे नंबर पे आती है। अच्छा, और मजे की एक और चीज़ आपको बताऊं, जब हमने सारी रिसर्च की तो जितने भी ग्लोबल चैलेंजेस थे
जब वो हम पीछे रिसर्च करके गए तो वो सारे ह्यूमन मेड थे। दैट्स ट्रू। मतलब कोई भी एक ऐसा मैं नहीं हम बात कर सकती। इवन नेचुरल डिजास्टर्स जो आए वो किस वजह से आए, दरख्त काट दिए, फ्लड आना शुरू हो गए, बारिश नहीं हो रही है, ग्लोबल वार्मिंग, मतलब हर चीज़ को जब आप पीछे अगर चलते जाएं, रिसर्च करते चले जाएं, कनेक्ट करें तो वो इंसानों ने ही तबाह किया। एग्जैक्टली तो फिर अब किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को चेंज करना। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, आपका प्रोजेक्ट जो है ग्लोबल इम्पैक्ट, ग्लोबल इम्पैक्ट, थोड़ा सा उसके बारे में बताएं। तो बेसिकली ग्लोबल इम्पैक्ट प्रोग्राम जो मैंने अपना प्रोजेक्ट बनाया वो आई स्टार्टेड विद क्रिएटिंग द अवेयरनेस। सबसे पहली बात 1.8 बिलियन यूथ इस वक्त दुनिया में एग्जिस्ट करती है, जो एज है तकरीबन 10 से लेकर 24। ये एक सबसे बड़ी पॉपुलेशन आज तक हिस्ट्री में है जो एग्जिस्ट कर रही है। सबसे पहली बात इसका मतलब है इस यूथ पे काम करना है। अगर इस यूथ पे हमें काम करेंगे तो डेफिनेटली आपको रिजल्ट आफ्टरवर्ड्स मिलेंगे। तो मैंने यही माइंड में सोचते हुए यूथ से पहले, यूथ को कौन सिखा रहा है, टीचर्स सिखा रहे हैं। तो इट मीन्स कि सबसे पहले टीचर्स को अवेयरनेस क्रिएट करने की ज़रूरत है कि ग्लोबल सिटीजनशिप एजुकेशन है क्या। तो आई स्टार्टेड विद क्रिएटिंग अवेयरनेस टू द टीचर्स फॉर द GSET प्रोग्राम। टीचर्स की ट्रेनिंग की, उनको सर्टिफिकेशन करवाया GSET का। आफ्टर दैट फिर हमने बच्चों को इन्वॉल्व किया। अच्छा, अब बच्चों को जहाँ तक इन्वॉल्व किया वो किस तरह से किया, ये जो GSET का टॉपिक है ये बहुत एक्सटेंसिव टॉपिक है। मतलब अगर मैं कहूँ कि इस पर तो आप पता नहीं जितना भी काम कर लें वो कम है। हाँ, मैंने क्या किया, मैंने इस वक्त क्लाइमेट को डेफिनेटली आपको पता है इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैलेंज जो कि हम इवन पाकिस्तान में भी फेस करें, तो हमने उसको मैंने टारगेट बनाया जिसमें मैंने 4 क्लब्स बनाए। जो 4 क्लब्स थे उनमें सबसे पहले मेरे पास जो था वो ग्रीन वॉरियर्स बनाए, और ग्रीन वॉरियर्स ने एक्सटेंसिव तरीके से प्लांटेशन पे काम किया। फिर हमने इको इनोवेटर्स बनाए। इको इनोवेटर्स में बच्चों ने शॉपिंग बैग और प्लास्टिक फ्री इन्वायरमेंट के लिए जिस हद तक काम कर सकते थे वो किया। एक और हमने क्या किया, मैंने होम हार्वेस्टर्स बनाए। होम हार्वेस्टर्स ने क्या किया, किचन गार्डनिंग को प्रमोट किया, ऑर्गेनिक गार्डनिंग पे काम किया। तो बेसिकली ये 3-4 एरियाज लेके हमने एक्सटेंसिव तरीके से यूथ को इन्वॉल्व करके अपना इंफॉर्मेशन जो है वो आगे स्प्रेड किया। कुछ टारगेट भी था कि अच्छा आपने इस अवेयरनेस प्रोग्राम को किस लेवल तक लेकर जाना है? एक्चुअली जब स्टार्ट किया था तब तक तो ये था कि पता नहीं एक्सेप्टेबिलिटी भी होती है नहीं होती है। बिकॉज जब आप कभी इवन टीचर से भी आप बात करते हैं, मैं प्रिंसिपल हूँ उसके बावजूद भी जब आप टीचर से बात करते हैं वो कहते हैं मैडम टाइम नहीं है, सिलेबस कवर करवाना है ना। सही बात। तो फिर उनको गाइड किया गया कि ये नथिंग अपार्ट फ्रॉम द सिलेबस, आपने सिलेबस के साथ लेके चलना है। तो सबसे पहली बात ये था कि टीचर्स का माइंडसेट चेंज किया, और उसके बाद अपने स्टूडेंट्स का माइंडसेट चेंज किया। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी ये था कि गवर्नमेंट स्कूल्स में टीचर्स की नई इंडक्शन हुई है, मैंने उनको ट्रेनिंग करवाई है। ओके। और ये अच्छा है कि गवर्नमेंट स्कूल्स में भी एंड प्राइवेट स्कूल्स में भी दोनों तरफ टीचर्स को भी स्टूडेंट्स को भी अवेयर किया जा रहा है। एक्चुअली देखा जाए तो गवर्नमेंट स्कूल की बहुत बड़ी आपके पास पॉपुलेशन है, और अगर उनके टीचर्स ट्रेंड हो गए, ट्रेन तो लफ्ज़ नहीं कहना चाहिए बट कॉन्शियस कहना चाहिए, सेंसिटाइज करना है इस टॉपिक को। एग्जैक्टली। तो अगर वो सेंसिटाइज हो जाते हैं, अगर वो कॉन्शियस हो जाते हैं, तो आई डोंट नो, आई विश कि जी ये चीज़ जो है बहुत ज़्यादा जो है वो ट्रिगर इफेक्ट जो है वो क्रिएट करेगी। अच्छा, वैसे यूथ के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो आपने चेंज देखा जब आप लोग बात करते हैं, जाके सेंसिटाइज करते हैं? बिकॉज देखिए जब हमारे घरों में भी बात नहीं होती ना ऐसे, हमारे घरों के मसाइल डिफरेंट होते हैं, डिस्कशंस के टॉपिक डिफरेंट होते हैं, बट शायद ही मेरे घर में या आपके घर में किसी घर में बैठ के ये बात की जा रही हो, डिस्कशन नहीं होती रोटी खाने किधर जाना है। एग्जैक्टली। कभी ये डिस्कशन नहीं हमने देखी कि अच्छा आज तो पोल्यूशन ज़्यादा थी, या हमने कभी ये नहीं देखा अच्छा फलाने ने दरख्त काटा या हम अपने इन्वायरमेंट के लिए गए। फैमिली में भी डिस्कशन नहीं होती है। आप यकीन करें, जब मैं सेशंस ले रही थी मैंने लोगों से एक जनरल सर्वे किया कि जी किसने आखिरी दफ़ा प्लांट कब लगाया था। लिटरली 1% लोग भी नहीं ऐसे होते जो कहते हैं कि हाँ हमने प्लांट याद ही नहीं होता। ऐसे शर्म आ रही है, हमने भी पता नहीं कब लगाया। मैंने लगाया है जी, मैंने लगाए हैं। अच्छा, और मजे की बात है अक्सर लोग कहते हैं नहीं वो तो देखे ना पैसे हैं महंगे हैं, तो मतलब आप ये कितना ही आप महंगा हर होगा, चीज पे पैसे खर्च कर रहे होते हैं, तो आप सिर्फ इस पे क्यों नहीं हम खर्च करें। बिल्कुल। अभी ईद से पहले मैंने लोगों को, जितने भी लोगों को क्रिएट कर सकती थी अवेयरनेस, मैंने उनसे कहा ईद पे अपने अपने बच्चों को ना एक 50 रुपए का पौधा भी ईदी दे दें। वाह। और बच्चों से कहें कि वो पौधा लगाएं, पौधा लगाएं, उसका ख्याल रखें, उसको टेक केयर करें, उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ उसको लेकर चलें, नॉट जस्ट प्लांटिंग अ प्लांट। अब वो जो आपने कहा ना डिनर के लिए प्लानिंग करते हैं, क्या कभी किसी ने प्लानिंग की कि आओ मिलके प्लांटेशन कर लें? सही बात है। ये सिर्फ एक प्लांटेशन, आप यकीन करें ये 50 रुपी 100 रुपी क्या ये फ्री में हो सकता है। आप जो भी फल सब्जी खाते हैं उसके बीज लगा दें। एग्जैक्टली। अच्छा, बच्चे इससे बड़ा एंजॉय करते हैं।
वो बीज लगाने के बाद ना वेट करते हैं, अच्छा अभी वो सैपलिंग उसका और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता उसको ग्रो होना। अब अच्छा कुछ बच्चे तो बड़े क्यूट होते हैं, वो तो ज़्यादा पानी देते हैं कि इस चक्कर में कैसे जल्दी ग्रो करने गाइड करना पड़ता है कि नहीं, पेशेंस। अच्छा पेशेंस बहुत सिखाता है ये आपको कि आहिस्ता आहिस्ता उसने ग्रो करना है, तो पेशेंस भी सीखते हैं। मैं छोटी सी बात ऐड करूँ कि चूँकि मुझे शौक है बड़ा प्लांटेशन का, तो मैं तो अपने घर में जो स्पेस मुझे रूफटॉप गार्डनिंग में मैंने की हुई है, तो मैं हर जगह पे लगा दूँ। कल मेरी बेटी जब बाहर निकली कहती है बाबा मुझे कभी कभी लगता है मैं अपने घर में नहीं, मैं फॉरेस्ट में रहती हूँ। तो मतलब इतना ज़्यादा इसका इम्पैक्ट आपके आसपास क्रिएट हो रहा होता है। एग्जैक्टली फिर अक्सर लोग कहते हैं हमारे पास तो जगह ही नहीं है। हाँ। आप यकीन करें, अगर आपके पास एक डिस्पोजेबल ग्लास है ना, उसमें भी लग जाता है, उसमें भी लग जाता सही है। बात है। सिर्फ सोचने की जरूरत है, कि अपना आपने करना माइंड क्या है। बिल्कुल आपने करना क्या है। यूथ का क्या रिस्पॉन्स होता है? कुछ अच्छा। सीरियस लेते हैं या उसमें भी मजाक, हंसी मजाक शुरू हो जाती है, जो कि एक जनरल हम देख रहे होते हैं, हम सीरियस नहीं ले रहे होते कुछ टॉपिक्स को। एक्चुअली थोड़ा सा ना देखिए, हम जिस एज में मैं हूँ ना, मैंने अपने बचपन में क्लाइमेट देखा हुआ है और मैंने अब देखा हुआ है, तो आई कैन को रिलेट कि उस चेंज डिफरेंस को क्या फील है। कर सकते हैं। उन बच्चों को ना ये सबसे पहली बात समझ नहीं आती। हाँ। जब हम कहते हैं ना टेम्परेचर राइज हो गया है, पहले तो ऐसे होता था, पहले इतनी बारिशें होती थी, दे कैन नॉट रिलेट। हाँ, नहीं कर सकते। बट आज का बच्चा बहुत स्मार्ट है, वो रिसर्च करके गूगल करके सब चीज़ें निकाल लेता है। तो आप सबसे पहले मैंने बजाय इसके कि बच्चों को इशू मुंह से बताया, मैंने उन पे छोड़ा कि आप वर्किंग करके लेकर आएँ, Okay. आप प्रेजेंटेशंस बनाएं। तो ये बच्चों ने खुद जब अपनी रिसर्च किया तब उन्हें हुआ कि अच्छा पहले ऐसे होता था, ये अब ऐसा हो Also गया है। इंटरेस्ट डेवलप हो गया ना। एग्जैक्टली और अगर हम ऐसे में मैं जाके डायरेक्ट कहती ना कि ये मसला है, तो आप यकीन करें आज का बच्चा इतना लॉजिकल है, वो कहता है क्यों, क्या, कैसे। यू हैव टू सेटिस्फाई देयर नीड। द इजीएस्ट वे इज दैट कि आप रिसर्च पे बच्चों को लगाएं। बच्चों को लगाएं। आप सिंपल सी बात करें, आप उनसे कहें कि ज़रा गूगल करो या ज़रा रिसर्च करो कि क्या अप्रैल के महीने में, यानी अप्रैल के स्टार्ट में हमने देखा है पाकिस्तान के कुछ इलाकों में बर्फबारी, यानी स्प्रिंग सीजन में बर्फबारी का होना, दैट इज समथिंग वेरी और अलार्मिंग। मेन विंटर गुजर गया, विंटर में हम Winter सब में हुई इंतजार नहीं करें, snowfall उस बड़ी तरीके कम से। हुई कुछ इलाकों में, लेकिन वो जो शिद्दत होती थी ना, हम हर साल देख रहे होते थे, वो हमें कम होती दिखाई दे रही है। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, इस वक्त अप्रैल का जो मौसम होता था हर साल का, हम उसको गर्म होता, अभी मजीद टेम्परेचर राइज होता देख रहे हैं कि अभी भी हम दिन के टाइम जो देख रहे होते हैं ना, वो मतलब तसव्वुर नहीं किया जाता था कि अप्रैल में पंखे चलेंगे। हाँ बिल्कुल, गाड़ी में एसी चलते हैं, गाड़ी में एसी चल रहे हैं। तो ये इम्पैक्ट जो है ना, शायद इसको रियलाइज कराना बड़ा मुश्किल जरूर हो गया हमारे लिए, अपने बच्चों को जिस तरह लेकिन आपने हम भी बताया, करा सकते हैं। लेकिन इम्पोर्टेंट भी है। अच्छा, और इतनी मुझे मज़े की बात लगी, मैं जिससे बात करती थी ना, बिल्कुल आप सही कह रही हैं, ऐसा ही है। ये देखे ना, ये लोगों को फैक्ट्स एंड फिगर्स पता है। हाँ। जब मैं कहती थी अच्छा एक्शन पार्ट क्या है, ना, उस पे आपने कुछ क्या भी नहीं। किया, तो आपने खुद कुछ नहीं किया। और सबसे पहला क्या आता है जी, गवर्नमेंट का काम है, एनजीओज का काम है, ये अच्छा बड़ी डिपार्टमेंट्स का काम है। इंपॉर्टेंट बात है। हमारे यहाँ बड़ा कॉन्सेप्ट है ना, जो ये तो हुकूमत करे, ये तो इदारे करें, ये तो फलाना करे, तो वो करे। भाई आपसे सवाल हो रहा है कि आपने क्या किया। यू बीइंग अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, व्हाट यू हैव डन। आपने बड़ा अच्छा सवाल इससे पहले कहा ना कि सिर्फ सवाल करके देख लो कि आपने आखिरी बार पौधा कब लगाया। आस्क योरसेल्फ, आपने आखिरी बार पौधा कब लगाया। द आंसर इज नो, आई एम श्योर। मतलब मैं परसेंटेज तो नहीं कहता, बट मेजॉरिटी वुड से नो, क्योंकि नहीं लगाया कभी आपने पौधा। प्लीज लगाएं, ये बड़ा ज़रूरी है। अच्छा, एट द सेम टाइम अब ज़ाहिर है ये पाकिस्तान का सिर्फ इशू तो है नहीं, तो ग्लोबल इशू है। अगर ठीक है हर कंट्री अपनी अपनी कैपेसिटी में कुछ करे, तो ज़ाहिर है इसका इम्पैक्ट जो है वो मिलकर इसको हम कम ज़रूर कर सकते हैं कि कम से कम हमारा जो इन्वायरमेंट है वो इफेक्ट हो। बट जिस तरह हम यूथ की बात कर रहे होते हैं, कितना ज़रूरी है कि हमारे कोलैबोरेशंस हों एक तरह से, जिस तरह स्कूल लेवल, बिकॉज आप प्रिंसिपल भी हैं, तो उस लिहाज से बाकी इंटरनेशनल स्कूल्स जो हैं उनके साथ ऑनलाइन सेशंस हो, हमारे बच्चे उनके बच्चे, बिकॉज हर जगह के चैलेंजेस डिफरेंट है, मिलकर कोई ना कोई सोल्यूशन निकालें। बेस्ट प्रैक्टिसेस होती हैं, उनको शेयर किया जाए। बिल्कुल ऐसे, जैसे इसका नाम है ना ग्लोबल सिटीजनशिप, ये कोई लोकल बात कर ही नहीं रहे। ग्लोबल का मतलब यही आता है कि सब दुनिया ही फेसिंग द सेम इश्यूज। और सबसे पहली बात, इट्स अ शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर मैं कुछ गलत करूंगी तो इफेक्ट सबको जाएगा। बिल्कुल तो ऐसे ये ही। सबसे पहली बात, ये सब इंतहाई इंपॉर्टेंट ये है कि वी हैव टू अंडरस्टैंड द शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि ये हम सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी, किसी एक बंदे की नहीं है। और दूसरा, दुनिया में यूथ बहुत ज़्यादा काम कर रही है इस चीज़ के ऊपर। हम लोग थोड़ा सा इस चीज़ में पीछे हैं। शायद जिस तरह मैंने आपसे कहा ना कि जैसा अगर आप बात करते हैं जी 4.7 क्या है, तो लोग कहेंगे 4.7 क्या है, 2030 क्या है। 2030 तो लोगों को नहीं पता। दुनिया में लोगों को पता है कि 2030 में यूएन ने अपने टारगेट सेट किए हुए, जो कि सारी दुनिया
काम कर रही है ताकि वो टारगेट्स को अचीव किया जाए। Absolutely. और उन टारगेट्स में उन्होंने उसकी डेप्थ और लेंथ दोनों बताई हुई है कि फ़लाँ काम जो प्रॉब्लम आ रही है दुनिया के अंदर रिगार्डिंग द क्लाइमेट, रिगार्डिंग द अदर इश्यूज़, इस पे क्या एक्शन लेना है। और फिर एक हम मतलब सीधी सी बात है, हम लोग तो हमें हमारी जनरल लोगों को नहीं पता, स्टैटिस्टिक्स हैं कि हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, मतलब इंडेक्स हैं जो कि आपको बता रहे होते हैं कि अब हम इस पे रेड पे आ गए, अब हम ग्रीन पे आ गए। वो हमने आज तक कभी मैप देखा हुआ ही नहीं जनरल ऐसा ही पब्लिक। है। हम वाकई में। स्मॉग को देख लें, जो लेवल्स पहले अगर 400, 500, 600 तक जाते थे, इस बार इफ आई एम नॉट रॉन्ग 2000 भी हमने क्रॉस किया इन लाहौर। तो वेयर आर वी हेडिंग टू, ये हम सब जानते हैं। सो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जब हम गोल्स सेट करने की बात करते हैं या प्लानिंग की बात करते हैं, मैंने गाड़ी बदल लेनी है, मैंने प्लॉट ले लेना है, मैंने वहाँ घर बना लेना है, जिस जगह पे वो गाड़ी चलानी है, जिस इन्वायरमेंट में जहाँ वो घर बनाना है, ख्याल सबसे पहले हमें उसका रखना है। बहुत शुक्रिया, आप साथ मौजूद थी। अल्लाह आपको और कामयाब करे, बहुत अच्छा काम माशाल्लाह आप कर रहे हैं। जिस तरह से सेंसिटाइजेशन, टीचर्स की ट्रेनिंग, बच्चों की बहुत इंपॉर्टेंट है कि ज़ाहिर है इन्होंने चीज़ों को लेकर आगे चलना है। वो चाहे फिर गवर्नमेंट लेवल, गवर्नमेंट स्कूल्स की बात हम करें या प्राइवेट सेटअप की बात करें, सब ने मिलकर ज़ाहिर है आगे चलना है, अपने मुल्क के लिए भी, इस अर्थ के लिए भी, जिसकी वजह से ज़ाहिर है हम लोग यहाँ पर हैं, जिसको हमने बहुत ख़राब किया है। तो उसको मैं ये तो नहीं कहता हम पूरा ठीक कर पाएंगे, लेकिन हाँ फिलहाल पहला स्टेप शायद ये होना चाहिए कि जो खराब हो रहा है उसको तो पहले रोक लो। फॉर ग्रांटेड कि लेना मज़ीद बंद खराब करें। नहीं है, for granted देखिए लेना बंद बात करें। यहाँ से शुरू होती है, एक्शन फिर खुद ब खुद होना। फॉर ग्रांटेड लेना शुरू कर देना कि है ही क्या होना है, कुछ तो है, बट अल्लाह माफ़ करे इसके असरात जिस तरह हम देखते हैं ना, बहुत तेज़ी से हम फैलते हुए देख रहे हैं। तो कोई ऐसा वक्त ना आ जाए कि सांस लेना खुदा न खास्ता बहुत मुश्किल हो जाए। So take steps, may it be very little one, but do take steps. हम एक ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, रहिए हमारे साथ। ये है राइजिंग पाकिस्तान। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। एक राइजिंग स्टार ने हमें ज्वाइन किया फ्रॉम एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री। इन्होंने स्टार्ट किया 2019 में थिएटर से, उसके बाद मॉडलिंग एंड देन एक्टिंग। सो एक्टिंग हो, मॉडलिंग हो, थिएटर हो, ये खुद भी बड़ा एंजॉय करते हैं, लोग भी इन्हें काम को बड़ा पसंद कर रहे होते हैं। सो अक्सर हम ये सवाल भी रख रहे होते हैं, अच्छा आप ज़्यादा एंजॉय क्या करते हैं, थिएटर एंजॉय करते हैं, मॉडलिंग एंजॉय करते हैं, या कि एक्टिंग एंजॉय करते हैं। उन्होंने रिसेंटली फिल्म्स भी किए, शॉर्ट फिल्म्स, अभी भी एक फिल्म की है जो कि रिलीज़ होने वाली है, फ्रूट चाट। हम उससे मुतालिक भी इनसे बात करेंगे। और अभी क्या चल रहा है, किस प्रोजेक्ट पे काम चल रहा है, कितना एंजॉय करें अपने इस काम को, जो कि अक्सर हम सुनते भी हैं ना कि मेरा पैशन है, जिसको मैंने प्रोफेशन बना लिया है। मैं बात कर रहा हूँ उस्मान हिदायत के, वेरी गुड फ्रेंड एज वेल। उस्मान, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप दोनों? जबरदस्त, आप सुनाएं, सब अच्छा चल रहा है? जबरदस्त, आपके सामने जबरदस्त, यानी काम शाम चल रहे हैं। कराची भी जाना हो रहा है, लाहौर भी जाना हो रहा है, इस्लामाबाद भी। इट्स एवरीवेयर, इट्स एवरीवेयर। मैं बेसिकली अभी कराची से आया था, फिर मैं लाहौर गया, फिर मैं वापस इस्लामाबाद आया, फिर मैं लाहौर गया, फिर वापस इस्लामाबाद। यू आर ऑलवेज ट्रैवलिंग, आई बिलीव। मोस्ट ऑफ द टाइम। जब मैं पूछूं उस्मान किधर, अच्छा मैं अब यहाँ पे हूँ, आप किधर, अब मैं यहाँ पे हूँ, तो आप ट्रैवल ज्यादा कर रहे हो। या मोस्ट ऑफ द टाइम। एंड आई थिंक इट्स फन, काम इट भी इज आप अपना फन, बड़ा इट इज एंजॉय फन कर बिकॉज आई रहे लव हो। माय वर्क। सो हाँ। अगर मैं काम कर रहा हूँ तो मैं सबसे ज्यादा खुश सेट पे होता हूँ। अगर मैं Okay. काम कर रहा हूँ तो आई एम हैप्पी। अगर मुझे फ्री टाइम मिल जाए तो मैं कहता हूँ यार ये और आप काम पे शरारतें बहुत कर रहे होते हैं, मैंने बैक स्टेज बहुत देखा आपको, बहुत शरारतें कर रहे किसको होते हैं। तंग किया इन्होंने सबसे ज्यादा? नहीं, जो आगे पीछे होते हैं, क्यों मैं जो आगे पीछे उस्मान के होते हैं ना, उसके साथ शरारतें चल रही होती अच्छा, हैं मतलब उस्मान की। किसी को नहीं छोड़ा। या द रीजन बीइंग बिकॉज मैं अपनी एनर्जी वैसे रखता हूँ। बिकॉज सेट पे मैं आई हैव सीन इंटरव्यूज एंड ऑल, बट वो मैं यूं करके नहीं, आई कैन नॉट टॉक लाइक दिस, आई हैव टू हैव फन, यू नो। मुझे सेट पे चिल करना है, ऐसे नहीं कि कैमरा लगे हुए हैं तो कॉन्शियस हो जाए, नीड टू चिल। सो दैट्स व्हाई उससे क्या होता है कि यू हैव टू इंटरेक्ट विद एवरीवन। Okay. सो उससे आप कूल रहते बड़ी आप लाइवली enjoy पर्सनालिटी, लाइवली। सो इट्स गुड कि आपको प्रिटेंड नहीं करना पड़ रहा हाँ, होता, नहीं, because नहीं। मुझे लगता है हम मोस्टली लोगों की लाइवली पर्सनालिटी होती है, बट ऑब्वियसली एक सर्टेन जगह पे जब आप जाते हैं तो सर्टेन कैरेक्टर आपके ऊपर नो तारी आई हो डोंट, मैं जाता है। हर जगह एक जैसा हूँ। तो थिएटर, मॉडलिंग एंड एक्टिंग ज्यादा एंजॉय किसे करते हैं? यार एवरीथिंग, एवरीथिंग। सबका अपना अपना मजा है। ओके। नहीं, कोई एक तो होता है ना कि आपकी प्रेफरेंस होती है कि नहीं मुझे ये चीज मिल जाए। अच्छा, एक प्रेफरेंस तो मेरी है कि मुझे एक बड़ा सा प्रोजेक्ट मिल जाए। ओके। अभी फिल्म कर रहे हैं, इससे बड़ा इट्स क्या अ वेब फिल्म सीरीज तो- है, इट्स अ गुड वेब सीरीज। इट्स लाइक अभी तक का मेरा सबसे बेहतरीन काम है ये। अच्छा, इट्स अ वेब सीरीज, इट्स नॉट अ फिल्म। ओके, फिल्म नहीं है, Yeah, वेब film सीरीज। is a वेब web सीरीज series, है। yeah. अपने कैरेक्टर के बारे में बताएं थोड़ा सा, अगर आप अभी इसको थोड़ा हाँ reveal हाँ, ऑफ करना कोर्स चाहते हैं ट्रेलर तो। रिलीज हो चुका है। आई डोंट नो इफ यू गाइस हैव ठीक है, सीन इट और please. नॉट, बट
ये बेसिकली एक हैंडीकैप्ड लड़की है, उस पे कहानी बनी हुई है कि उसकी क्या स्ट्रगल है एंड और ये बिल्कुल भी ना वो रोना धोना टाइप नहीं है जैसे नॉर्मली हमने जैसे ही सुना ना हैंडीकैप तो हमारे माइंड में आया होगा कि ये वो बड़ी बहुत स्ट्रॉन्ग लड़की है। स्ट्रॉन्ग लड़की है, इट्स अ वेरी लाइट हार्टेड सी वेब सीरीज है, ठीक है। एंड देन उसी में ही मेरा कैरेक्टर आता है, वो एक ऑफिस जाती हैं और वहाँ पे मैं उनको टकरता हूँ जो उनको और मजीद बुली करता है। सो बड़े मजे का कैरेक्टर, मुझे बड़ा एंड शी इज आल्सो द प्रोड्यूसर ऑफ द सीरीज। Okay. तो जैसे ही कट होता था तो इट वाज लाइक जी आप कैसी, और जैसे ही वो आता था तो मैं उसको बुली कर रहा होता था, मैं बड़ा मजा आता था। फिर आप सारे बदले उनसे कैमरा ऑन होने के बाद लेते थे। सो नॉर्मली क्या होता था जब कोई बात हो रही होती थी ना, सो मेरी आदत है बिकॉज मैं बोल रहा होता ना, सो वो मुझे कहती उस्मान एक सेकंड चुप, बात हो रही है ना। एंड जब सीन आता था तो उसमें सीन क्या होता था कि नॉर्मली मीटिंग हो रही है and जब वो कुछ बोलती थी तो मैं सीन में कहता हूँ चुप, तो मैं शॉट के बीच उनको कर देता था और रियल में वो करती थी। टोटली ऑपोजिट जो रियल में हो रहा था और जो फिल्म में हो और रहा उसका था। नाम बड़ा इंटरेस्टिंग है, फ्रूट चाट। अब अच्छा आजकल यही बन रहा है ना, कुल्फी, फ्रूट चाट। फ्रूट चाट, हाँ वाई फ्रूट चाट। अगला वाई बन फ्रूट चना चाट, चाट। चना चाट Just kidding. नहीं बट इट कैन बी वैसे फ्रूट चाट यार आई थिंक अभी भी तुमने कुछ दिन पहले फ्रूट चाट, कोई चना चाट, अच्छे पकोड़े, नाम समोसे, कचौरे से थोड़े से अपने आप को डिटैच किया है। but it's cool यार, it's cool. I think you guys haven't seen the trailer, that's why you guys नहीं are मैंने saying तो that. ट्रेलर देखा, ट्रेलर इज नहीं, नहीं, अमेजिंग। नहीं, अच्छा हाँ ट्रेलर बहुत अच्छा अच्छा नहीं है। you should watch trailer, मैं then देखूंगी। this perspective of fruit chart will change. Okay, सही है, ठीक Yeah, है। yeah, it's a very cool series. तो उसमें सारे फ्रूट्स हैं बेसिकली, मैं कह सकता हूँ। मैं बीच में एक लीमू, बाकी सब मेरे ख्याल से फ्रूट अरे वैसे फ्रूट चाट में लीमू, जस्ट इमेजिन। एग्जैक्टली होता है ना, ना, उससे फ्रूट काला नहीं होता। उससे फ्रूट काला नहीं होता, मे बी दैट्स द जायके में रीजन। फर्क आता है। मजे का लगता है, फ्रूट चाट में लीमू डाल के देखो। यार वैसे हाँ हल्का सा वो टैंगीनेस देता है, I'll give it it's a nice. चले यार, मुझे नई नई बातें सेट पे पता चलती है। इस सेट पे आके कभी मुझे गई लगता हो है किचन में तो पता हो मेरी ना। बात, अल्लाह मैंने इतनी बार फ्रूट चाट बनाई है, कैसी बातें कर रहे हैं। मैं घरेलू फ्रूट खातून चाट हूँ, में और फ्रूट सैलेड में फर्क होता है। तो मैं क्या fruit फर्क चाट- होता है ये तो मुझे भी नहीं देखिए पता। फ्रूट सैलेड क्या, आपने फ्रूट्स कट किए एंड फर्क दैट्स होता है। इट, आपने कुछ नहीं किया। और सो तीन चीजें ना, देखिए फ्रूट चाट उसमें मसाले भी हैं, उसमें मसाले समझ फ्रूट चाट मसाला है, उसमें आप समटाइम्स वो डालते हैं ना, अगर ऑरेंजेस का सीजन है तो आप उससे उसका नेक्टर भी डाल रहे होते हैं। He's just trying to justify नहीं नहीं वाकई ऐसा होता है फ्रूट ऐसा- चाट में। नहीं 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 salt issue भी है, होता पता है, उसमें नहीं मसाले you भी are होते हैं। eating wrong fruit चाट। अरे सैलेड में नहीं होते मसाले, सैलेड में तो चाट sometimes- मसाला एंड गरम लोग मसाला, add करते हैं। नमक गरम मिर्च मसाला। नहीं नहीं, लोग ऐड करते हैं चाट में। वो फिर फ्रूट चाट होती है ना, फ्रूट सैलेड नहीं होता ना। ओके, लेकिन मैं बताऊं जो सबीन के घर में Information बनता है हमारे फ्रूट लिए। सैलेड है, क्योंकि Information। मैंने खाया है, आपने जो आप जब लाइए फ्रूट सैलेड मैं ट्राई करूंगी इसको, ठीक है। मैं Please. बता रही हूँ, मैं सेट पे आती हूँ, मुझे ऐसी ऐसी चीजें नहीं एक पता और लगती, काम मैं करना तो इसमें। अक्सर हैरान हो जाती हूँ। वो जो ऑरेंज वाला शरबत नहीं होता पाउडर वाला, हाँ। वो भी डालना थोड़ा सा ऊपर। हाँ। हाँ हाँ नहीं वो ना डाले, वो मैंने रिसेंटली ट्राई किया था वो नहीं नहीं बिल्कुल मैंने बेकार ट्राई था। किया बहुत अच्छा था। अच्छा मैंने आप जब try try करिए, किया, वो बड़ा बड़ा बेकार बेकार था। नींबू और वो दोनों ट्राई करने हैं। ऑरेंज का एक्चुअल जूस भी, ठीक है, कीनू का अगर मिल जाए कीनू, आपको तो मौसम जा रहा है उसका। सही हो गया। तो आगे अगर मिल बढ़ते जाए हैं, तो। आगे बढ़ते हैं खाने पीने से। फ्रूट बहुत चाट में फ्रूट हम चाट वाकई डिस्कस, आई fruit थिंक चाट में सबको खो पता गए। चल गया होगा फ्रूट चाट आने वाली है। गाइस जैसे ही आएगी मैं आप लोगों को बताऊंगा, मुझे इंस्टा पे फॉलो करें और लाजमी देखना अच्छा आप लोगों देखिए, ने। इससे ज्यादा हम मशहूरी नहीं कर सकते। तो फ्रूट चाट बहुत हो गई है, अब आते हैं जरा मॉडलिंग की तरफ। Modeling, हाइट का yeah. कितना फायदा होता है एज अ मॉडल? बहुत फायदा होता है, नॉट एज अ मॉडल, आई थिंक एज एन एक्टर बड़ा फायदा होता है, बिकॉज द फर्स्ट आउटलुक दैट पीपल सी एंड उससे बड़ा फायदा होता है नहीं यार। नुकसान भी होता है ना, जो साथ में अक्सर थोड़े से हाइट डिफरेंस पे होता है, हम देखते हैं कि फिर दो फट्टों पे खड़ा किया होता है वो sometimes। उनका मसला है। भाई हम तो आपकी picture- वजह से खड़ा किया होता भाई है। हम तो पिक्चर नहीं, हमारा जो गेस्ट आ जाए, आप कह रहे हैं हम तो पिक्चर में उसके बिल्कुल दूर जाके खड़े होते हैं कि साथ जो खड़ा होगा वो छोटा लगेगा, वो छोटा ज़्यादा। लगेगा। तो हम तो साइड हम पे उस्मान को actors खड़े भी होते करेंगे हैं यहाँ ऐसे। पे और खुद आगे खड़े हो जाएंगे। या वो बिकॉज बेसिकली जो आप जो को एक्टर्स आपके साथ होंगे, बिकॉज बहुत सारे एक्टर्स जो हैं वो अपनी लुक्स को लेके, वो अपनी अपीयरेंस को लेके हर एक्टर कॉन्शियस होता है। They're very conscious, हाँ, everybody. I think whoever comes in front of the camera is very conscious of how they look and how they are. So वो यार वो तो वही होता है, बिकॉज कैमरा इट्स टू शॉट, बिल्कुल क्लोजअप आ रहा होता है, तो वो आप पता उनको नहीं नीचे चलता। हाँ ऊपर कर दें, सो ऐसे इतना प्रॉब्लम नहीं है आई थिंक। हाँ Okay. इट्स अ चिल सीन। सो मॉडलिंग में कितना फायदा है? ये होता है कि अच्छा अब आपको आप इस प्लेसमेंट पे जाएंगे बिकॉज ऑफ हाइट, क्या ऐसा होता है या नहीं होता? नहीं नहीं, बिकॉज वो सभी लंबे हैं, लड़कियां भी सारी 6'2" हील के साथ हो जाती हैं, सो वो कुछ ऐसा किसी को कोई फायदा हाँ नहीं है। लेकिन फिर हम देखते हैं ना कि शो स्टॉपर एक्टर के तौर पे कोई और आता है, उसकी हाइट शोस्टॉपर नहीं तो होती। वो तो आजकल क्या क्या आ रहे हैं शो स्टॉपर, हो तो आपको भी बहुत तो ये बताया ना मुझे, ये हमारा सवाल भी आपसे, इस पे मैंने सभी ने दफा बात भी की, बल्कि जिस हमने बड़ी खुल के बात की थी। जिस अभी भी हम खुल के बात कर रहे हैं। जरूर करें, जरूर जिस करें। इवेंट का हमने उस वक्त जिक्र किया था, चूंकि उसी इवेंट पे जिसमें आप बहुत समझ शरारतें गया कर हूं रहे मैं। थे, तो उसमें चूंकि एक कोचोर वीक था।
नाम क्या था उनका, मुझे आमना इलियास, अच्छा क्या ग्रेसफुल उनकी वॉक हाँ, थी। हाँ, हाँ, she is She a is- model ना, हाँ, she she is is a a model। model, yeah। अब देखिए एक तरफ आमना इलियास की वॉक है, एक तरफ किसी भी एक्टर की वॉक है, मैं किसी को डिमीन नहीं कर रहा, बट एक्टर का काम एक्टिंग करना Acting है। है, हाँ। अब हर कोई नहीं होता ना कि एक्टिंग भी करे, मॉडलिंग ऑब्वियसली करे, डिफरेंस theatre भी करे। है, वो तो जमीन आसमान का फर्क आपको बिल्कुल ऐसे ही। दिखेगा। So जब एक्टर सामने आता है, बंदा कहता है कि मैं अच्छा हमने actor देखने देखा, तो नहीं हमने आया वो ना। एक्चुअली खुद विटनेस किया इस इवेंट को। प्लीज कंटिन्यू। सबका ये रिएक्शन होता मैं है। बताती हूँ, जॉगर्स पहने हुए नीचे, एक तो आपकी वो जो एक मैं पहुंच रैंप भी की गया हूँ कि वॉक किसका होती है, किसको आप कह रही हैं। वो जो रैंप की वॉक होती है, वो तो एक आपकी वॉक ही नहीं आती जब तक आपने वो हील्स ना कैरी की हुई हो। अगेन जो But I ड्रेसेस थे, think, पता है इस पे मेरा क्या टेक है, आई थिंक जब वो आप एक्टर लेते हो ना तो बात मॉडलिंग से तो निकल ही गई, निकल गई। बिकॉज वो आप मार्केट कर रहे हो अपने ब्रांड को, तो वो उनका जो मेन एम होता है वो अपने ब्रांड को मार्केट करना है। बिकॉज कोई भी, लेट्स जस्ट बी ऑनेस्ट, हमारे मॉडल्स इतने फेमस नहीं है। एक मॉडल उस कपड़े को या उस ब्रांड को इतना फेमस नहीं करेगा जितना एक मीडियोकर एक्टर भी आके कर देगा। बट डोंट यू right? थिंक कि अगर इस तरह के कोई इवेंट्स हो रहे होते हैं, तो जब तक आप अपने मॉडल्स को नहीं देंगे, दिखाएंगे नहीं, उनको आप तो वो शो famous स्टॉपर्स कैसे? बनाएंगे नहीं, नहीं। ब्रांड्स अपने पेजेस पे उनकी तस्वीरें लगाएंगे नहीं, उनको भी उसी तरह ट्रीट नहीं किया जाएगा जिस तरह से एक एक्टर को किया जा I रहा agree, I है, agree। तो आपकी तो एक फील्ड खत्म हो रही है। खत्म हो रही है। मॉडलिंग तो एक पॉइंट था ना, आप आमना इलियास की बात करते हैं, आप आमना बाबर की बात करते हैं, आप सदफ कंवल की बात कंवल करते की हैं। बात करते हैं। सदफ कंवल वो तो मॉडल थी, वो तो एक्टिंग उन्होंने थोड़ी सी बीच में की, क्योंकि उठाया था ना, और फिर इनकी वजह से आपकी एक पूरी फील्ड है मॉडलिंग की, आई एग्री। वो सरवाइव करी, वो पीक पे थी। ये और तो- अब आप देखें कौन है जिसने उसको मार दिया उस फील्ड को, ये यही तो लोग हैं फिर ना। आई थिंक दैट्स द क्वेश्चन फॉर द डिजाइनर्स, बिकॉज वो उनको चाहिए कि वो बिल्कुल ये ऐसा चीज ही ना है। करें। वो जो उनके नज़दीक अच्छे मॉडल्स हैं, वो शो स्टॉपर की जो कोरियो होती है उसके लिहाज से जो सुपर मॉडल है उसको उस टाइप का शो स्टॉपर दें। तो कुछ करते भी हैं, बट देन अगेन एट द एंड ऑफ द डे, लेकिन ये जिस आप फैशन शो की बात कर रहे हैं ना, उनकी रिक्वायरमेंट है कि आपने शो स्टॉपर एक्टर लाना है। अच्छा या सो उस इदारे की टेक्निकली ये demand है सारा ये? क्वेश्चन उधर उनके पास जाता है, डिजाइनर्स की भी गलती नहीं है। सो बेसिकली उनकी डिमांड ही ये होती है कि आप लोग शो स्टॉपर एक एक्टर या एक्टर लेके हाँ, आएंगे। ठीक है, उनका मॉडल ये चल रहा है फिर। सो फिर वो उन्हीं का ही वो है, अगर वो चेंज करेंगे तो फिर हाँ सही why है, उनकी would मर्जी they? है, उनकी उनकी मर्जी ना, choice है। जिस हर एक की हाँ, अब मर्जी उनकी होती है, जो मर्जी होगी करे। है। चॉइस है। वी टोटली रिस्पेक्ट योर चॉइस। हाँ ना, हर किसी की अपनी मर्जी होती है। बाकी जो कहा उस्मान ने कहा, मेरे समीर ने कुछ हम नहीं तो कहा। चुप है जी, हमें क्या पड़ी, हमको हमें ऐसे क्या लोग- लगे भाई, हम आप ऐसे लोग ही एक्टर नहीं से हैं। कराया, मॉडल से कराया, हमें We क्या लगे। loved the event। अच्छा या राइट। हाँ, जॉगर्स वाली बात के अलावा है ना। वो वैसे कुछ अच्छी नहीं थी जॉगर चली, नहीं ठीक है, लाएं एक्टर्स, वो मैं उस पे यार आई थिंक कुछ एक्टर्स पे वो भी होते हैं जो आई थिंक बहुत ज्यादा पैशनेट होते हैं अपने काम को लेके, तो वो सीरियस लेते भी हैं। आई थिंक अगर आप जॉगर्स पहन रहे हैं तो इससे ये पता चलता है कि आप सीरियस नहीं है, हाँ बिकॉज आपको पैसे तो लाखों में मिले हुए हैं, बट देन अगेन आप उस तरह से उस चीज को डिलीवर नहीं करे तो मे बी यू आर नॉट सीरियस इनफ। सही बात है यार, मैं शो करें कि देखें मैं जॉगर्स के साथ भी कर सकता हूँ, कर सकती हूँ, कूल लग रहा हूँ। या मतलब इट्स नॉट कूल। उस्मान, अब क्या प्लान है आगे, क्या करना है अपनी फील्ड को लेके, यार एक्टिंग अब को लेके स्पेशली? ड्रामाज आई एम जस्ट वेटिंग फॉर राइट अपॉर्चुनिटी टू कम। मैं कराची मूव कर चुका हूँ ओके Nice. या 5 महीने पहले, सो वहीं पे ये सब हुआ, यू नो आई डिड सम शॉर्ट फिल्म्स, मॉडलिंग हैपेंड एंड ऑल ऑफ दीस थिंग्स। तो अभी मैं वेट कर रहा हूँ कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी आए किसी अच्छे लीड। कराची शिफ्ट होने का मकसद भी यही था कि आपको अभी भी लगता है कि ज्यादा इंडस्ट्री वहीं पर है? ऑफ कोर्स लगता है कि इट्स अ फैक्ट। नहीं तो शिफ्ट काफी हुई है ना इस्लामाबाद में अब तो। अभी तो कहाँ 10% हुई है, Okay. शायद 90% स्टिल और वहीं जो पर है मेजर अभी। कास्टिंग है वो सारी वहीं से कराची होके से। आती Very है, जो true. एक्स्ट्रा चीजें हैं वो ये लोग यहाँ से पकड़ लेते हैं, सो देयर इज नो पॉइंट। अभी उस्मान, अगर किसी ने ख्वाहिश- काम करना तो कराची ही जाना पड़ेगा। कराची ऑफ कोर्स, कराची ख्वाहिश किसके साथ है काम करने की अभी सबसे ज्यादा? ऑब्वियसली जो मेरे फेवरेट्स हैं वो तो मेरे से थोड़े से बड़े हैं। वैसे आई डोंट माइंड डूइंग अ रोमांटिक सीन भी जिसमें लाइक यू नो यू फॉल इन लव विद एन ओल्डर लेडी एंड ऑल, लेकिन आई थिंक बड़ा मजा है अगर मैं कोई ऐसे सिबलिंग्स का कुछ ड्रामा करूँ ना, लाइक विद सबा कमर एंड मी और Okay. माहिर एंड मी, लाइक यू नो एक सिबलिंग स्टोरी हो, सो आई वुड लव दैट। तो आपको लगता और है मे कि- बी विद लाइक आई लव फवाद खान आल्सो, सो आई थिंक अगर उसके साथ मेरी कुछ ऐसी बड़े भाई छोटे भाई की कुछ मजे की स्टोरी है तो आई वुड नाइस। तो फवाद तो बहुत कम प्रोजेक्ट कर रही हैं। आपने तो हाइपोथेटिकली पूछा, तो अभी हाइपोथेटिकली हाँ, तो मैं मैंने टॉम वैसे- क्रूज मेरा- भी बोल सकता हाँ नहीं अब मैं वैसे एक सवाल भी रख रहा हूँ ना, नॉर्मली ये होता भी है ना कि आप ठीक है बहुत ज़्यादा किसी का काम देख रहे हो तो ज़्यादा आपको लगता है अच्छा ये काम चल रहा है तो आप कर पाएंगे, लेकिन कुछ एक्टर्स ऐसे हैं जो जो कि काम ही ना वाकई कर रहा हो, हाँ, कहाँ मतलब तो ये कर भी रहे है, हैं, but एक ही है ना। कहीं और किया है। But still, I would love to work with him. Like, Okay. if I get any chance. And Sabah Kamal and Mahir, I think these ठीक three है, आपको are. पसंद लेकिन है असल वो। सवाल ये नहीं या, था,
असल सवाल ये था कि किसके साथ काम नहीं करना चाहेंगे। किसके साथ नहीं करना चाहूंगा, कोई नाम नहीं है, अगर जो बदतमीज है, जो अपने दिमाग से ठीक नहीं है, मैं उनकी कौन है बदतमीज? आई डोंट हैव नो फिर क्लू। तो बहुत मुश्किल हो जाएगी आपके लिए इंडस्ट्री में। अच्छा एक मिनट, बदतमीज है ना? यार होंगे, आई डोंट मतलब वो मैं कभी देखा हो, कोई स्टोरी सुनी हो? पता ही, नो क्लू। मुझे अच्छा मुझे लगता अभी है कहते हो आप चिल हूं मैं, सारी बातें खुल के मुझे कहता हूं। लगता है Journey मुझे थोड़ी लगता मुश्किल है है, आई लेकिन- टेल यू, मुझे लगता है कि आप कैसे हैं वो बहुत मैटर करता है। अगर आप चिल है ना तो आपके साथ सब चिल होंगे। सही है। मैं सबसे अच्छे से बात करता हूँ, मुझसे सब अच्छे से बात, मैंने कभी आज तक नहीं देखा मैं किसी से कहूँ अस्सलाम वालेकुम वो आगे से बोले। सो ऐसा कभी नहीं होता। सो आई थिंक आप जब कूल होते हैं तो मेजॉरिटी लोग कूल होते हैं, मेजॉरिटी क्या सभी कूल होते हैं, इखलाक से बढ़कर आई थिंक कुछ आप नहीं है। वेरी राइट कि आप अपनी वाइब लेकर चल रहे होते हैं, आप अच्छी वाइब लेकर चलें, पॉजिटिव एनर्जी आप डिसिमेट करें, आगे सब कुछ अच्छा लगता है, आपको सब कुछ अच्छा मिलना शुरू हो जाता है। ऑल द बेस्ट अगले you. प्रोजेक्ट्स के लिए, और जो आप करना चाहते हैं आप ज़रूर वो कर पाएँ। जिस तरीके से देखें आपने, मैं कहूँगा कि एक स्ट्रगल है ना कि आपने अपना शहर छोड़ा जस्ट बिकॉज ऑफ वर्क, सो दैट शोज योर पैशन एज वेल। आप वो स्ट्रगल कर ये रहे हैं सबसे उसके बड़ा लिए। step होता है, हाँ, सबसे बड़ा सबसे बड़ा स्टेप है। आप अपने घर से, अपने कंफर्ट जोन से family- निकलते हैं क्योंकि आपका पैशन होता है, आप कहते हैं कि नहीं मुझे करना है ये, और वो करने के लिए आप पे मेहनत कर रहे होते हैं। तो अल्लाह आपको बहुत कामयाब करे उस्मान। आमीन, Nice थैंक to यू have सो you. मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस टुडे। वक्त हो गया खत्म, दोबारा करेंगे मुलाकात आपसे कल। बहुत सा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।